जैसा कि आपको सूचित किया गया था पहले ही कि हर वर्ष की तरह इस बार भी टूर्नामेंट टेस्ट सीरीज का पूरा प्रयास किया गया। कोविड की वजह से थोड़ा टाइम ड्यूरेशन जरूर लगी बट कंप्लीट हो गया। और जैसे एग्जाम आते हैं उससे पहले इस पूरे सेगमेंट को लाया जाता है। पिछली क्लासेस में जैसे आपको बताया गया था कि ये प्रयास होता है, जिन बच्चों का ये पॉइंट रहता है कई बार कि हम क्या प्रिपरेशन करें कि हम बेहतर कर पाए। उनसे मैं हमेशा कहता हूं कि जो चीजें आप फॉलो कर रहे हैं, जो बताई जा रही क्लास में, बस उनको अच्छे से फॉलो करते रहिए। जब तक आपके पास संशय जैसी बात रहेगी तब तक दिक्कत रहेगी। एक चीज अच्छे से पढ़ा जाए और 100 चीजों को बेकार तरीके से पढ़ा जाए, उनका कोई मतलब नहीं होगा अगर हमने एक किताब को सही से पढ़ लिया। इसी तरह जो कंटेंट, जो तरीका, जो सिस्टम आपको एक एक करके स्टेप टू स्टेप किया जा रहा है और वो समय के साथ अपडेट भी किया जाता है, अगर उसको फॉलो करें और क्लास में ही आप अपनी रैंकिंग बना लें तो ही आप एग्जाम के लिए स्वतः प्रिपेयर हो रहे हैं। जैसे आपको ये टेस्ट करना हो ना कि आप बेटर हो रहे हैं, आप एग्जाम में क्वालिफाई आगे, जब आप 6 महीने बाद, 1 साल बाद एग्जाम फाइट करेंगे तो आप उसमें बेहतर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ये चेक कर रहा हो तो क्लास में टॉप 10 की रैंकिंग बनाए रखिए बस। ये मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप क्लास में टॉप 10 की रैंकिंग बनाए रखें तो आप प्रॉपर तैयार हो रहे हैं, आप उस टॉपिक के लिए तैयार हो रहे हैं। जब आप उस टॉपिक के लिए तैयार हो रहे हैं फिर आप जो है उस यूनिट पे कुछ समय बाद तैयार हो जाएंगे, फिर उस पूरे सेगमेंट के लिए, पूरे सब्जेक्ट के लिए तैयार हो जाएंगे। और फिर एग्जाम आप जब सारे सब्जेक्ट का देंगे, जब भी किसी भी एग्जाम में, चाहे वो सेंट्रल हो, चाहे वो स्टेट के कोई एग्जाम हो या डिफरेंट कोई भी एग्जाम हो, सबका सिलेबस लगभग कॉमन है और जिसमें जो एक्स्ट्रा होता है वो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने के लिए बताया जाता है कि कैसे करना है। तो इस तरह से अगर हम फॉलो करते हैं तो आप कभी ये महसूस नहीं करेंगे कि एग्जाम में कुछ नया आपको मिल रहा है। इसी तरह से जो टेस्ट सीरीज एग्जाम से ठीक पहले स्टार्ट की जाती हैं, उनको 4 स्टेज में पिछली बार किया गया था। आगे का जो प्रारूप होगा वो आपको दिया जाएगा कि किस प्रारूप में हम आगे के एग्जाम को टारगेट करते हुए जो भी अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए कॉमन सिलेबस की तरह जो पैटर्न लाएंगे वो आपको फिर से मिल जाए। लेकिन पिछली बार 4 स्टेज में हुआ, जिसमें जिन बच्चों ने परफॉर्म किया उसकी लिस्ट टेलीग्राम चैनल पे भी पहले भेजी जा चुकी है। उसमें से टॉप 20 को चुना गया है उनको सम्मानित करने के लिए, जिनमें टॉप 10 को पुरस्कार राशि और उसके बाद बाकी को मेडल दिए जाएंगे। ये राशि, मेडल, ट्रॉफी, ये सब एक प्रोत्साहन ही मात्र है। मेन टारगेट है कि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर रहे हैं, ये आप सिद्ध कर पाए। ये हिस्ट्री रही है कि 5 बार में जितने भी बच्चे टॉपर्स में रहे हैं या तो उसी टाइम ड्यूरेशन में चयनित हो गए या उन्होंने बाद में बेहतर रिजल्ट दिया और टॉप पदों पर चयनित हुए। पहली बार जब टेस्ट सीरीज हुई उसमें जितने बच्चे थे 3 प्रोस्पेक्ट में इसको लाया गया कि 5-5 लोगों की टीम बनाई जाएगी और उस सेगमेंट में लाया था। उसमें भी जितने बच्चे थे सब सिलेक्टेड है। उसके बाद जो टॉपर से आप यूट्यूब पे वीडियोस पढ़ी उनको देख सकते हैं कि टूर्नामेंट टेस्ट सीरीज में टॉप में आने वाले बच्चे बाद में सिलेक्टेड होकर यहाँ पर फिर से सम्मानित किए जाते हैं। तो आप इस तरह से आज ये बच्चे आपके सामने उपस्थित होंगे, कुछ अपनी बातें भी शेयर करेंगे क्योंकि क्लास का जो आपका समय है वो लिमिटेड होगा। अगर हम सबसे बात करेंगे तो 20 बच्चों से बात करते करते 2 घंटे निकल जाएंगे। तो मैं कुछ लोगों से बात करते हुए आप अंत में अपने क्वेश्चंस जो आपने सोचे हों, मैं तो रोज बताता रहता हूं, मैं आपके साथ हमेशा उपस्थित रहूंगा। लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि हमारी उम्र का, हमारे बराबर का, हम तो काफी बड़े, हमारी उम्र का, हमारे बराबर का, हमारे बीच का कोई बच्चा बेहतर कर पाया, उसने ऐसा क्या किया, कि उन चीजों को वो आगे कर पाए जिसके लिए हम अभी लड़ रहे हैं। हम सब्जेक्ट के लिए साथ साथ लड़ रहे हैं कि एक सब्जेक्ट में मेहनत करते हैं, दूसरा छूट जाता है, दूसरे में मेहनत करते हैं, तीसरा छूट जाता है। हम देखते हैं आगे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो हम पीछे का रिवीजन नहीं कर पाते। बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन लेके आते हैं। अब समय लिमिटेड है, 4 महीने बचे हैं, 3 महीने बचे हैं, तो हम इस लिमिटेड टाइम में अपनी प्रिपरेशन को कैसे वार्म अप करें। ठीक इसके लिए अलग अलग बैचेस से बच्चे क्वेश्चंस लेके आते थे। तो मैंने उसमें बोला था कि एक सेशन रखेंगे और मेरे दिमाग में ये सेरेमनी थी पहले से कि जब इसको रखेंगे तो इसमें आपके सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। उन्हीं क्वेश्चन को सोल्यूशन पाने के बाद हो सकता है तो ऑलरेडी आपके पास सोल्यूशन उपलब्ध हो, लेकिन आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, तो फिर प्रिपरेशन कहां से होगी। आज भी आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे बट उसके एग्जीक्यूशन भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा। कुछ बच्चे ऑलरेडी उसको बेटर कर रहे हैं, ऑलरेडी देखेंगे हम तो ये कर ही रहे हैं, इसका मतलब हम सही चल रहे हैं। कुछ भी सुधार कर सकते हैं और सबका अपना भी एक तरीका होता है। करते करते जब आप मेहनत करना शुरू करते हैं, जब आप टाइम देते हैं, जब आप लगातार मेहनत करते हैं तो आप ये पाते हैं कि आपका अपना भी एक डेवलपमेंट होता है, एक अपना तरीका तैयार होता है। और वो जो आपका अपना होता है वो किसी से शेयर करने से वो उसको एडिट कर लेगा ऐसा नहीं होगा। वो आपने खुद डेवलप किया है और वो दूसरे साथ नहीं सेट हो पाया क्योंकि उसके सर्कमस्टेंसेस उसके साथ सेट नहीं हो पा रहे।
तो ये भी चीजें देखी जाती। ठीक, फिर भी इसी श्रृंखला में आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले जो सबसे टॉप पे बच्चा रहा है, मार्क्स वगैरह शेयर नहीं करूंगा मैं, वो आप टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं, सिद्धार्थ। राजकमल, राजकमल, विवेक ऑफ संघ सक्षम, अंकिता ऑप्शन है, शिखर, आगे ठीक है। एक बार साक्षी, विवेक पंत,
तो विवेक के स्थान पर उनके बड़े भाई आए हुए थे। उसके बाद कोमल, संजय, अंकित, 13th रैंक अंकित, सोनिया, दिव्या, वैशाली, खुशबू, उसके बाद हिमांशु, हिमांशु, महिमा, तो इस तरह से टॉप 20 के लोग रहे। और इसके अलावा जिन बच्चों ने ये एग्जाम दिया हो, इस सीरीज में सम्मिलित हुए हों और इससे कम रैंक पाए हो, तो ये मत सोचें कि आपका प्रयास 21वें नंबर पे है तो आप बिल्कुल बेकार है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेन ये कि आपने एफर्ट्स किए। और हर टेस्ट के लिए जैसा कहा जाता है कि आप टेस्ट दे, इस बात के लिए नहीं है कि टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, हम बहुत प्रिपरेशन करके जा रहे हैं, वो तो हमारा टारगेट है ही है। लेकिन टेस्ट ना देने से जो हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं उससे बच रह जाते हैं। तो हम टेस्ट जब लगातार देते हैं तो कुछ हो ना हो 10 नंबर बढ़े, वो होता है एक क्वेश्चन हम टेस्ट की वजह से सीख पाए, कोई क्वेश्चन जो टेस्ट में हमारा डाउट बन गया उसको हम बाद में बेहतर कर पाए, ये टेस्ट हमें सीखने को मिलता है। इसी तरह जब भी कोई इवेंट, कोई टेस्ट सीरीज, कुछ भी आपके इंप्रूवमेंट के लिए प्लान किया जाता है, उसका पर्पज यही होता है कि ऐसा नहीं कि आप टॉप में आएंगे तो ही आपने सब कुछ किया है। जो सबसे टॉप पे वो सबसे ज्यादा बेहतर कर रहा है। जब आप एग्जाम दे रहे थे तो जो चयनित हुआ और जो सिलेक्टेड होने से थोड़ा रह गया, उन दोनों में नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अंतर नहीं होता है। होता है कि उस टाइम ड्यूरेशन में माइंड सेटअप से, एनालिसिस से, और जो सबसे बेस्ट करता है वो सिलेक्ट होता है। थोड़े थोड़े नंबर से रैंकिंग ऊपर नीचे आती है, ये एग्जाम का पैटर्न रहता है, उसमें आप जानते ही कि एग्जाम की सिचुएशन क्या रहती है, एक नंबर से कई लेवल मेरिट नीचे गिरती। ठीक इस वजह से जो इससे नीचे रहे लगातार प्रयास करते रहे, या पीछे की जो एग्जाम भी हो उनमें आप कहीं किसी वजह से कुछ पद नीचे, कुछ नंबर के रहने की वजह से आपको पद कम इस तरह का मिला हो, या आपने ये देखा हो कि आप बाहर हो, कोई भी स्टूडेंट प्रयास मत छोड़िए, बस प्रयास को लगातार बना रहना चाहिए, आप बेहतर कर पाएंगे। इसके बाद आपके क्वेश्चन का सीक्वेंस स्टार्ट होगा, जिसमें आप जितने लोगों के नाम मेरे लिए किसी से भी क्वेश्चन राइज कर सकते हैं, वो सभी लोग स्टेज पे आ जाए। उनको भी सम्मानित किया जाए, एक साथ आ जाए ताकि समय कम लगे और आपके क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाए। सबसे पहले मैं किसी एक बच्चे को ऐसे चुन लेता हूं, मान लीजिए सक्षम, ठीक है। मैं चाहूंगा कि इतने टाइम लेकर आ जाए, बोलने वाले जिनको मौका मिलेगा वो यहाँ के बोलें। इतने टाइम ड्यूरेशन में कुछ पूछने से पहले 2-3 बच्चे अपनी पूरी सिस्टम से कैसे उन्होंने अपनी प्लानिंग की और किस तरह से उन्होंने चारों सब्जेक्ट को मैनेज किया बता देंगे।
उसके बाद आप क्वेश्चन एनालाइज करेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं तो आपके मन में वही सवाल हुआ और वो बात और बेहतर तरीके से बताई जा सकती और कोई बेहतर बता सकता था तो वो रह जाएगी। तो सक्षम आप प्रयास करेंगे अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि सब कुछ पढ़ना भी जरूरी है और अच्छे से पढ़ना जरूरी है। जैसे आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, चारों को इक्वली आपको डिस्ट्रीब्यूट करके टाइम देना होता है और उसके मार्क्स अकॉर्डिंग टाइम देना होता है। जैसे आप मान लीजिए जीएस और मैथ्स को एकदम एक्स्ट्रा समय दे देंगे तो इंग्लिश और रीजनिंग आपकी बिल्कुल गिर जाएगी। लेकिन आपके सारे सेक्शन जरूरी होते हैं। महसूस ना करें, आराम से। इसलिए आपको खुद से और जो सर के बताए हुए तरीके हैं उनसे चलना है। बाकी YouTube पे तो 3 मंथ स्ट्रेटजी, 2 मंथ स्ट्रेटजी, 10 दिन की भी स्ट्रेटजी मिल जाएगी, उससे कोई फायदा नहीं होता है। आपको अपने दिमाग से चलना है, जहां भी फंसना है बस सर की तरफ देखना है और पहुंच जाना है। राजकमल। पहले तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद कि मतलब ये यहाँ तक आए। अभी तो टूर्नामेंट में ही है, अभी आगे भी है। अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए आप पहली बात तो ये है कि सभी सब्जेक्ट पे फोकस करना बहुत जरूरी है। आप किसी एक को नहीं छोड़ सकते हैं। जैसे आप ये सोचें कि आप बाकी तीनों अच्छे कर लें, सिर्फ जीएस छोड़ दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अब जीएस पहले ऐसी जरूर आती थी कि आप हो सकता है एक सब्जेक्ट छोड़ दें, जीएस पे ज़्यादा फोकस ना करें। लेकिन इस समय जैसा आ रहा है, करंट आ रही है, जीएस आ रही है, आपको जीएस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। मैथ के लिए आप यहाँ पे जानते हैं, जैसे भैया करवाते आ रहे हैं, कंटेंट इतना है कि आप लगातार करते रहें, आपकी इम्प्रूव काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इंग्लिश के लिए साथ में रीडिंग भी ज़रूरी है। आप न्यूज़पेपर रीडिंग भी करते रहेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। कोचिंग में जो चल रहा है वही उस हिसाब से देखा जाए तो अपने में सफिशिएंट है। बस तरीका वही है, क्लास टेस्ट का जो होता है पैटर्न उसको पहले करते रहिए, उसके बाद एक समय के बाद मॉक टेस्ट की बारी आती है, उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। और इंग्लिश के लिए प्रीवियस ईयर पे ज्यादा फोकस करिए क्योंकि मोस्टली पेपर वहीं से आते हैं। 70% पेपर तो वहीं से बनता है और 30% के लिए आपको तैयार करना पड़ेगा। और मैथ के लिए भैया बता ही रहे हैं, चल ही रहा है आपको, भैया बताते रहते बीच में कि चलते रहे, ऐसे करते रहिए। और क्लास टेस्ट में हमेशा कंपैरिजन ना करिए बस किसी से, अपना बेस्ट अगर आप दे पा रहे हैं तो बस वही है काफी आपके लिए। और जीएस के लिए तो वही है कि पेपर ओरिएंटेड पढ़िए, ज्यादा मतलब ज्यादा न फैलाइए अपने आप को। जहां तक मतलब पेपर में आ रहा है उत्तर देखिए, प्रीवियस ईयर पे ज्यादा फोकस करिए। और 50-50 तो कोई लाता भी नहीं वैसे भी जीएस में। 30 तक अगर आप ला रहे तो अच्छा है उसके लिए। थैंक यू भैया, आपने मौका दिया। और इतनी मतलब ये कुछ इतना आसान नहीं होता है, लेकिन टाइम लगता है और हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि क्लास में आते ही आप अपने आप को पीछे पाते हो, कहीं पे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपसे आगे चल रहे होते हैं, क्लास टेस्ट में भी चल रहे होते हैं। हर चीज होती है कि कई सारे बच्चे बगल में बैठ करके तुरंत सवाल सॉल्व कर लेते हैं और आपको लगता है कि आप बहुत पीछे हो। लेकिन धीरे धीरे देखा कि हाँ क्लास टेस्ट में नाम आया, टॉप 10 में आया और फिर टूर्नामेंट में आया। पहले प्री नहीं निकलता था, फिर प्री का एक नंबर से निकला, फिर 10 नंबर से प्री निकला और उसके बाद फिर मेंटेन होता जाता है। वो धीरे धीरे होता है, प्रोसेस जो होता है वो टाइम लेता है। और पढ़ाई का तो भैया बताते हैं। ऊपर से ये भी चीज है कि एसएससी में आ करके पहले देखा था कि बहुत सारे लोग कोचिंग ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करना सिर्फ पर्याप्त नहीं होता है। कई सारे देखे दीदी भैया ज्वाइन करे, उसके बाद प्राइवेट नौकरी करने लगे। दीदी आप ज्वाइन करिए, 2-3 साल में उनकी शादियां हो जाती थी। तो लगता था ये होता नहीं है, ये बस किया जाता है कि हाँ ये जाया है, बस ग्रेजुएशन किया है तो एसएससी की कोचिंग भी जाएंगे। और जा करके 2-3 साल में हार के आदमी शादी कर लेता है। कहने का मतलब ये है कि कंसिस्टेंसी जरूरी, अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। और
सबसे पहले साकेत भैया जैसे थे, उन्होंने बताया और उनको देखा कि हाँ अच्छा होता भी है। फिर रोहित भैया को देखा, इनका तो एटीट्यूड मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहते हैं, मतलब चाहे वो पहनने का ढंग हो, कुछ भी, मतलब एक छोटी छोटी चीज, बेल्ट जूता सब, मतलब छोटी छोटी चीजें होती है, लेकिन एक लगता है ना कि हाँ ऐसा बनना है। बस ये सब चीजें होती हैं जिनसे मतलब मेहनत करने का एक वो मिलता है। और बहुत ज्यादा आज भी आकर के पीछे मुड़ करके देखते हैं तो ये नहीं लगता कि बहुत मेहनत करी है, मतलब इससे भी ज्यादा की जा सकती थी, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है कि हाँ हम ग्रो करें। और पहले भैया जानते भी नहीं होंगे, भीड़ में एक बिंदु के समान थे, और आज कम से कम नाम ले करके मेरा फेस कम से कम सामने आ सकता है, ये चीज है। और पहले तो यही बहुत सारा मिसकंसेप्शन था कि ये स्वप्निल लड़की का नाम होता है। पिछली बार एक दीदी का रैंक भी आया हुआ था, तो ये सब चीजें हैं, लेकिन फिर भी। और जीएस वगैरह मतलब पहले वीक थी, पहले 16 नंबर 14 नंबर आते थे, फिर थोड़ा 3-4 महीने ध्यान दिया तो उसके बाद धीरे धीरे अच्छी हुई, लेकिन फिर से बेकार हो गई है। तो वो सब चीजें ग्रेजुअली होती हैं और थोड़ा सा घबराहट भी है। महिमा, अभी तो हम बस इतना ही कह सकते हैं कि जो भी क्लास टेस्ट हो रहा है उसको बहुत ऑनेस्ट से दीजिए, क्योंकि हम भी क्लास टेस्ट देते हैं तो हमने देखा है 2-3 बच्चे तो कॉपी खोल के ही आंसर कर लेते हैं, तो फिर उससे ज्यादा मार्क्स आने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप तो वही हो ना जहाँ थे पहले। तो क्लास टेस्ट अच्छे से दीजिए और बाकी अच्छे से पढ़िए, बाकी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद भी कुछ बताएंगे। अंकित, ऐसे ग्रेजुअली बुला रहा, कोई ये ना सोचे कि हम टॉप पे थे हमको देख बुलाया, ठीक है। वो सम्मानित होते थे, आपको उसी सीक्वेंस में बुलाया जा चुका है। सबसे पहले तो भैया का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इस बार टॉप 20 वालों को बुलाया है, नहीं तो अर्थ आने वाले सब बच्चों का, जो भी पीछे बैठे हैं या नीचे बैठे हैं, सबका एक बार सपना होता है इस स्टेज पे आने। 2016 से ज्वाइन किया है, पहली बार इस स्टेज पे चढ़ा, तो अंदर से फील हो रही थी कि भैया के बगल में भैया मेडल गाने में कुछ भी हो। तो पहले सब एक बार फिर से भैया का आभार। और एसएससी में आने के लिए मतलब एक अंदर से कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर होना चाहिए कि हम कर लेंगे, बार बार मेरा डाउन नहीं होना चाहिए कि हम नहीं कर पाएंगे। मैथ्स में कितने नंबर आते? मैथ्स में सीरियल 17 पहला था, उसमें 50 थे, एक्सेल 19 50 थे, और सीजीएल में 45, अमूमन 45 प्लस ही रहते थे। तो इसी पे बात कर लेते हैं कि ये सीजीएल 19 जो न्यूज हुआ था उसमें हमने 92 किए थे, 15 नवंबर को हिस्सा भी सब कुछ सीखे, और उसमें क्या सही तैयार गलत हो गया था। चलो कुछ चीजें क्वेश्चन आंसर के रूप में फॉर्म करते हैं। जैसे जब आपने तैयारी शुरू की, स्टार्ट की, तो उस समय 50 आउट ऑफ 50 नहीं आते होंगे। हाँ, उस समय नहीं आते थे। तो जब ये 50 आउट ऑफ 50 आने लगे तो इस टाइम में गैप में ऐसा क्या किया गया जिससे 50 आउट ऑफ 50 आने लगे? जब मैंने 15 में इंटर पास किया तो उस समय मुझे एसएससी का नहीं पता था कि इसका फुल फॉर्म लीजिए ओटीपी क्या चीज है। उस समय इंग्लिश स्कूल से पढ़ाई के साथ बहुत सारे बच्चे बैठे हुए इंग्लिश स्कूल से टॉप करने के बाद मोस्टली सारे लोग टेक्निकल फील्ड पे जाते हैं, आईटी की तैयारी करने के लिए कोटा करते थे, लेकिन कुछ परिस्थितियों की वजह से आईटी होना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए डिफेंस में मेरा मेडिकल एंट्री था। मैंने 2016 में नेवी में हो गया था, मेरा मेडिकल एंट्री था, तो पीटी ऑप्शन बचता था एसएससी, इसमें ज्वाइन किया है। कुछ समय बहुत बड़ी कोचिंग हुआ करती थी, वहाँ पे जाता था तो मुझे मैथ समझ नहीं आती थी, वो एडवांस तो थोड़ी बहुत समझ में आ जाती थी कि कम तक पढ़ा हुआ होता था, बाकी अर्थमेटिक जो कुछ तरीके होते हैं एलसीएम लेके, जैसे समय काल में होता है 8 16 में कर रहे हैं तो 16 टोटल काम हो जाता है, ये पता ही नहीं चलता था ये टोटल हो क्यों रहा है। फिर धीरे धीरे जब 2016 में जब गया था, ये आपको शायद आपने पहली बार हमको 2016 में आप के ब्लॉक में पढ़ाया करते थे, के ब्लॉक में किलोमीटर पढ़ाते हैं, छोटी सी कोचिंग थी, तो मैं जहाँ पे रहता था वहाँ पे एक भैया थे, वो बोले चलो हम तुम्हें एक अच्छी जगह लेकर चलते हैं, यहाँ भैया पढ़ाकर पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे लेकर आए। पहले दिन ऐसे उन्होंने बैठा लिया, जब एग्जिट हो रही थी तो वहाँ पे डेली काम शुरू हो रहा था,
काम से होने के बाद भैया का ये वाला स्टाइल होता था मारने वाला, शायद अभी भी होता होगा। तो काम से होने के बाद से भैया हमारा नंबर आया तो हमने कहा भैया पहला दिन छोड़ दिया, फिर दोबारा उस कोचिंग में मैंने गया कि वहाँ बहुत मार्क्स चलती है। अब इंटर के बाद कौन मार्क्स आएगा। फिर आर्ट्स अकेडमी जब इधर खुली सामने वाली बिल्डिंग में, तो 2016 जुलाई में आए। फिर पीछे बैठे थे एक बार, बड़ी कोई उसमें भी क्लासें बड़ी थी, तो पीछे बैठे थे एक बार। भैया पढ़ा रहे थे आगे सोचा था बाद में बताएंगे, लेकिन आज ही मौका मिल गया। तो आप नर्वसनेस दूर हो गई, अपनी पूरी बात बताइए। तो एक बार ऑफिस के पीछे, कुछ लोग जानते होंगे पुरानी बिल्डिंग में ऑफिस के बगल से गेट हुआ करता था, वहाँ से इंटरव्यू करके वहाँ हम लोग बैठे थे क्लास के साथ। तो पता नहीं नजर बगल में चली गई होगी, तो आगे भैया पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इधर भी देख लो, हम थोड़ा अच्छे हम भी दिखते हैं। ये बातें बहुत पहले सोचे रखते थे, बताओ। क्योंकि एक दिन फिर ऐसे धीरे धीरे जो भैया कराते का ज्योमेट्री से स्टार्ट हुई थी, अर्थमेटिक में समझ में आने लगा बेसिक से, फिर धीरे धीरे मैथ में अच्छा स्कोर होने लगा, 50 आने लगी। तो मैथ हमारी स्ट्रांग पॉइंट थी, मैथ और इंग्लिश। तो जो स्ट्रांग पॉइंट है उसमें कोई कमी मत होने दो, न्यू फॉल्स होने का कोई मौका ना छोड़ो, क्योंकि जीएस का कोई भरोसा नहीं है। कितने नंबर आ जाए जीएस में, 4 भी आ सकते हैं, 14 भी आ सकते हैं, 20 प्लस भी आ सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है कितने ना आ जाए। लेकिन जो 75 नंबर होते हैं उनमें से कम 72 तो कम से कम सिक्योर कर ही लो कि उसमें गलतियां ना हो। जो सरल पेपर, सबसे ज्यादा टफ पेपर होता है जो सरल होता है, क्योंकि सरल में गलतियां करने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। जो पेपर सरल है उसमें 100% एक्यूरेसी ना हो तो 99% एक्यूरेसी होना जरूरी होता है। और 75 नंबर जो हमारे 3 पोर्शन होते हैं वो सबसे मस्त होते हैं कि 75 नंबर में 72 किए जा सकते हैं। बाकी जो जीएस में मिले वो हमारा बोनस पॉइंट हो जाएगा। जब हम अभी 2019 के एंड में जब कोविड के बाद जब पहली बार कोचिंग खुली, तो हमने मतलब कि सोचा कि अब एसएससी की तैयारी करेंगे। तो पहला दिमाग में आया कि कानपुर में कोई सेलेक्ट होता है कि नहीं पता नहीं चलता है। तो पापा से हमने बोला कि दिल्ली जाएंगे, तो पापा ने बोला कि दिल्ली, पापा ने सोचा थोड़ा टाइम लो। उतने दिन में हमने 2-3 दिन में टिकट बुक करा दी। लेकिन फिर पापा ने बोला कि यहाँ पे हमें एक रोहित सर हैं, आप यहाँ से, तो उन्होंने बोला कि सेलेक्टेड हैं, इनसे एक बार पढ़ के देखो। तो हम आ गए यहाँ पे और फिर पहले ही दिन मतलब आगे आके बैठ गए। बस पहले दिन तो सिर्फ देखा कि मतलब पढ़ा रहे हैं और मतलब कैसे, मतलब एक मतलब देखते हैं ना कि मतलब कि फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है कि नहीं। तो वो फ्रीक्वेंसी मतलब कि थोड़े दिन ऊपर से जाती है, फिर वो फ्रीक्वेंसी मैच भी करने लगती है। और सब्जेक्ट्स वाइज के लिए बस मेरा तो ये मानना है कि आप जो करिए उसको ईमानदारी से करिए, खुद की ईमानदारी और कंसिस्टेंट रहिए। कंसिस्टेंसी वाली बात जो हमने मतलब भैया में लगातार देखी कि मतलब कि छुट्टी नहीं मिलेगी। ये मतलब देखा है कि जैसे कि सिर्फ संडे को भी टेस्ट रख देंगे और उसमें भी कि अगर आप अच्छी पकड़ है सब्जेक्ट में तो आप सारे टॉपिक के टेस्ट दीजिए। उसमें ये बाउंडेशन नहीं कि आप एक टेस्ट का ही दे सकते हो, तो आप अगर पकड़ है तो सब में दीजिए। उससे कॉन्फिडेंस वगैरह बढ़ता है। फिर मॉक देने से, एसटी देने से ये होता है कि आपके नंबर धीरे धीरे अपने आप बढ़ने लगते हैं। जहां आप 50, 60, 70, 80 मॉक दे दिए तो आपका फिर इसके बाद फिर आपका कॉन्फिडेंस एकदम 100 से 200% हो जाता है। और मतलब बस ईमानदार और कंसिस्टेंट रहना एसएससी की मांग है, और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। और मतलब बहुत कठिन नहीं है, ये मत मानिए कि बहुत कठिन है। आसान मान के चलेंगे तो थोड़ा सा मेंटल प्रेशर कम होगा। सबसे पहले तो सर को धन्यवाद। कैसे पहुंचे यहाँ तक, चारों सब्जेक्ट कैसे मेंटेन किए?
बच्चों का एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि हम चारों सब्जेक्ट मैनेज नहीं कर पाते, 3 सवाल से चौथा रह जाता, एक छूट जाता है कि नहीं? तो समय बचाना होगा, लेकिन उसके साथ साथ कैसे मैनेज करना वो बताइए। गर्ल्स की एक बेसिक समस्या रहती है कि वो घर में बहुत सारे काम बता दिए जाते हैं, अब ये करना है, संडे डस्टिंग करनी, मतलब कॉमन, मतलब बहुत सारे बच्चों को ऐसा नहीं कहा था। और जो भी पेरेंट्स हमारी वीडियो को देखें बाद में या वो सुने तो माने कि समय देना पड़ेगा बच्चों को, तभी वो पढ़ पाएंगे। अब उसके लिए आपको कुछ संघर्ष आपको उठाना होगा। कुछ बच्चे उठा रहे हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे के पेरेंट्स घर बनवा रहे थे, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन वो घर बनवाना उनको देख, उसका रीजन ये है, उसका बेसिक मैंने जो समझाया अभी तक, आप अपडेट नहीं करते हैं। अच्छा अपडेट करें फिर भी नहीं मान रहे हैं तो मेरे को बुला लो। तो फिर वो पेरेंट मिलने आए पिताजी उनको हमने बात की, खैर वो सज्जन व्यक्ति थे और ऐसा नहीं होता किसी के माता पिता पढ़ने भेज रहे हैं तो उनको चिंता नहीं किया पढ़ जाओ। कई बार सिस्टम चल रहा होता है, घर बनना हो तो बनना ही बनना है, तो अभी तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा, ऐसा मतलब व्यवस्थाएं हो जाती हैं। कन्वे करना पड़ता है आपको, आप कन्वे नहीं करेंगे, लड़ेंगे और सोचेंगे आपके खिलाफ लोग खड़े हैं, तो अगर खिलाफ खड़े होते तो आप यहां तक नहीं आते। आपके पेरेंट्स ही अगर आपके खिलाफ खड़े होते तो आप यहां तक पहुंचते ही नहीं। आपको क्यों एडमिशन कराते, क्यों आपको मौका देते कि आपने 12th किया होता? तो वो बात खिलाफ नहीं है, कोई व्यवस्था है, उसमें अपने लिए एक रास्ता ढूंढना है जिससे आप पूरी व्यवस्था तोड़ के बाहर निकल जाएंगे। जब आप ये करते हैं तो आप बेहतर कर पाते। तो आपने चारों सब्जेक्ट कैसे मैनेज किया? काम तो मतलब सबको करना पड़ता है, सबको मतलब बिना काम के हो नहीं सकता, पढ़ना भी पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा। बस ये है कि मतलब जितने भी होएगा उनको सबको एक सीक्वेंस में रख दीजिए, जब उठो तो पूरे काम एक साथ निपटा दो और फिर बैठ जाओ, और जब बैठ जाओ तो फिर बीच में काम नहीं आने चाहिए। और सब्जेक्ट का तो सबको मतलब इक्वल अगर टाइम दोगे, अब पता चला आज मैथ पढ़ लिया कल इंग्लिश पढ़ी नहीं, फिर 3 दिन बाद पढ़ रहा है, तो फिर ऐसा नहीं हो पाएगा। मतलब डेली सभी को पढ़ना है और बराबर मतलब टाइम देना है, किसी को कम नहीं मानना कि मतलब ये कम है ये ज्यादा। जब मैथ ही करते हैं पता चला इंग्लिश कर ही नहीं रहे तो फिर नहीं हुआएगा। साक्षी हेलो एवरीवन सर, थैंक यू सर, मतलब आपने हम लोग को गाइड किया। और अभी हम लोग यहाँ पर टूर्नामेंट के लिए इकट्ठा हुए, तो हमें लगता है हमें आपको टूर्नामेंट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहिए कि इससे आपको क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है। कि मतलब टूर्नामेंट का सिलेबस जो है, मतलब टूर्नामेंट में क्या होता है कि जिस तरह से वो सिलेबस डिवाइड है, तो कहीं ना कहीं वो एग्जाम के लिए हम लोग को बहुत फायदा करता है, क्योंकि एग्जाम टाइम में समझ में नहीं आता कहाँ से उठाएं कहाँ से खत्म करें। तो उसमें क्या होता है कि आपको कोई चीज छूटती नहीं है। वो 4 स्टेजेस में इस तरह से हमने डिवाइड ही किया है कि कोई भी चीज छूटती नहीं है, जो छूटेगी भी तो वो भी कवर हो जाती है। तो एक फिनिशिंग मिलती है एग्जाम टाइम पे आपके प्रिपरेशन को। तो इसमें पार्ट जरूर लीजिए, और अगर नहीं ले रहे हैं तो आप खुद ही इतना मैच्योर हैं कि आप गलती कर रहे हैं, तो इसमें पार्ट लीजिए और अच्छा परफॉर्म करिए। बाकी बातें कुछ अचीव करने के बाद अभी केवल यही है, तो इस वजह से थोड़ा सा भी थैंक यू। कोमल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर ऑल गाइडेंस। अभी ज्यादा तो कुछ है नहीं हमारे पास कहेंगे, लेकिन फिर इतना कहना चाहेंगे कि ये आप लोगों में से मैक्सिमम लोग ये उठा रहे हैं, मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं। सिलेक्शन होगा, तैयारी हुई है, ये अचीवमेंट नहीं है। आपको मैं शुरुआत में इंट्रोड्यूस कर चुका हूं इस बारे में कि जो टॉप 10 में हमारे पास आके खड़े हो रहे हैं, वो उनको इसलिए नहीं बुलाया जा रहा कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं, हम जबरदस्ती अल्लाह मचाए पड़े हैं, ऐसा नहीं है। उनके नंबर हैं, वो मार्क्स शो करते हैं कि आगे किसी भी एग्जाम में बेहतर परफॉर्म करेंगे। इसमें लगभग लोग मेंस दे रहे हैं। कितने लोग मेंस दे रहे हैं आप बताइए? लगभग लोग मेंस दे रहे हैं, ठीक। और जिनका किसी वजह से मान लो प्री क्वालिफाई नहीं हुआ या उनका कोई और एग्जाम लगा हुआ है, किसी का रिजल्ट पेंडिंग है, सब प्रोसेस में चल रहे हैं, तो सब टू बी सिलेक्टेड है। अब रिजल्ट कल डिक्लेयर हो तब इनको सिलेक्टेड माना जाए या आज सिलेक्टेड माना जाए, ये मनोस्थिति पे डिपेंड करता है। क्या आप सोचने के लिए अभी तो रिजल्ट आया नहीं। किसी बच्चे को यहां बैठ के देखने के बाद पता चलता है ये बेहतर करेगा अगर ये मेरी बात मानता रहा, या बेहतर लोगों की बात मानता रहा। पहले दिन जब कोई बच्चा क्लास में क्वेश्चन अराइज करता है, मैंने 1-2 बार नए बैचों में ये बात उठाई क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया
कि एक स्टूडेंट बेहतर कर रहा था, उसकी मैंने पीठ थपथपा दी, कहने का मतलब उसको अप्रिशिएट किया कि हाँ आप बेहतर कर रहे हैं, उसके भाव बढ़ गए, उसकी पिक्चर खत्म। अब वो नहीं अचीव कर सकता, सिलेक्शन लेना ही नहीं होगा, वो इंस्पेक्टर बन सकता था, क्लर्क बन के रह गया। हो सकता है इंस्पेक्टर के आगे वो सिविल की प्रिपरेशन करके और बेहतर कर सकता था, वो कर पाया। ये भी सब सही था, वो सब सोच रहा था मैं इंस्पेक्टर बनूंगा, मैंने इंस्पेक्टर ही सोचा था मैं इंस्पेक्टर गया, तो वो अपने व्यवहारिक जीवन में परेशान रहेगा। क्यों? क्योंकि वो उस बात को समझ नहीं पा रहा है कि आपको सिखाया क्या जा रहा है। आपकी सीखने की शिद्दत कम हो जाती तो दिक्कत आती। तो जब आप यहाँ बैठे होते तो यहाँ बैठे बच्चे जो क्लास में होते उनकी परफॉर्मेंस, क्लास में पूछने का तरीका, बताने का, समझने का तरीका, और उनकी आंखों से बात होती तो समझ में आता। मैं तो क्लास में देख के रहा था, उन्होंने होमवर्क नहीं किया, इन्होंने किया, देखा मैं दौड़ते चला तो गिरा कॉपी, क्योंकि तो आंखें देख के पता चलता है ना कि आप क्या करके आए हैं, कितने क्वेश्चन आपने किए, कहां के किस क्वेश्चन के डिस्कशन के आगे आपकी आंखें झुकने लगी, अपने अब तक उठाए रहेंगे। वो बात नहीं, लेकिन समझ आया था आपकी एक्टिविटीज से, क्योंकि आदमी अपने सबकॉन्शियस को रोक ही नहीं सकता, कुछ नेचुरल एक्टिविटी है जो करेगा। इसी तरह किसी के अंदर क्या मैनर्स है, क्या एटिकेट्स हैं, क्या उसके अंदर नॉलेज है, ये कुछ भी में समझ में आ जाता है। 1 मिनट 1 सेंटेंस से उसकी नॉलेज पता, उसका मैनर्स एटिकेट्स पता चल जाते हैं। 2-4 दिन की परफॉर्मेंस के बाद उसका नॉलेज पता चल जाता है कि ऊपर वाले हैं या ये वास्तव में गहराई से बात कर सकता है। जो बच्चे साइंस साइड चाहते हैं, जितने भी बच्चे साइंस साइड चाहते हैं, उन बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम है, वो अर्थमेटिक को रट नहीं सकते। मैं खुद साइंस साइड से था, लगभग आसपास क्षेत्र में जितनी छोटी छोटी उस समय कोचिंग थी, 2 दिन मैं ना गया हूं वही नहीं, सब जगह 2 दिन गया है, इसलिए कोई भी कह सकता है कि हमने पढ़ाया, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सेप्टेबल है, ठीक। लेकिन ये सच है कि मैं नहीं बता दे रहा, पता नहीं क्या चल रहा है, कैसे हो जाता, पूछ लो तो बड़ा दिक्कत आ रही है इनको बताने में, या तो बताना नहीं चाहते या फिर कहानी दूसरी है। तो इसलिए जब हमने थोड़ा सोचा, कुछ बार देखा कि अच्छा पॉजिटिव पॉइंट ये था कि मैं 2006 से पढ़ा रहा था, पहले अकेडमी पढ़ाया हमने, इस मतलब जो पीजी में बच्चा पढ़ता है ना उसको पढ़ाया, जो फर्स्ट में पढ़ता है उसको पढ़ाया, सेकंड वाले को पढ़ाया, तो उन्होंने पूरा पढ़ाया। इसलिए जब कोई बच्चा क्वेश्चन उठाता है तो मैं बता देता हूं कि आपकी उस क्लास में प्रॉब्लम है, और वहीं से मैं आंसर शुरू करता हूं, तो आपको बात क्लियर हो जाती। तो कहने मैं पढ़ाता मिलेगा नहीं, मैं ये तो नहीं समझ पाऊंगा, जो ये समझाना का प्रयास हो रहा है ये मैं नहीं समझ पाऊंगा। अच्छा यूट्यूब वगैरह तो था नहीं, अच्छा आजकल तो जादू चल रहा है, तो बात ही खत्म हो गई। तो कहने का मतलब ये कि अच्छा बस बात बताओ, 1 साल से कोई बच्चा लगा हुआ ईमानदार प्रयास कर रहा है, देख ही गए हो क्या आप कर रहे थे, आप कोई बात नहीं, आपने अभी शुरू किया, 25 दिन में हो जाएगा आपका। मतलब जिसने 1 साल से शिद्दत की, दिन रात मेहनत की, हजारों की संख्या में क्वेश्चन लगाए, गड़बड़ तो नहीं था वो, या जिसने उसको गाइड किया सिलेक्टेड में वो गड़बड़ नहीं थे, तो फिर जिस बच्चे ने आज प्रिपरेशन शुरू की 25 दिन में, उसकी कैसे प्रिपरेशन हो जाएगी। ये अलग बात है कि कोई कहने लगे कि मैं 25 दिन में, मैं पढ़ता थोड़ी ना था, मेरा हो गया, ये कौन सी बात होती है, पढ़ते नहीं थे हो गया, कैसे हो गया, कभी ना कभी तो पढ़ते हो गए, किताब के ऊपर एसएससी लिखा हो और तब पढ़ा माना जाएगा, नहीं होता। तो कहने का ओवरऑल मतलब कि अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आप बेहतर कर रहे हैं, तो आपने बेहतर अचीव किया, उसको कैसे अचीव किया वो बताएं। तो सर 2018 में जब हमने लास्ट टाइम अक्टूबर में कोचिंग ज्वाइन की थी, गांव से पढ़ कर आए थे, वहां पे नॉर्मली ऐसे कोचिंग होती थी, तो नॉर्मल मैथ्स वगैरह पढ़ ली थी, मैथ्स के अरिथमेटिक ही पढ़ी थी, और बस लगने वहां पे कहते ना अंधों में काना राजा, तो वो हाल था। तो वहां पे तो टॉप में थे, तो ऐसा लगने लगा कि सब कुछ आने लगा हमको, तो बस यहाँ पे आगे सीधे प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर लिया। प्रैक्टिस बैच ज्वाइन किया, उस टाइम चल रहा था 2017 के मेंस का बैच, 17 मेंस बैच में सर कैट वाले क्वेश्चंस करवाए थे, पूरा इंग्लिश में था उस टाइम पे। तो उस समय हमको ये नहीं पता था कि रोमन्स में समचतुर्भुज होता है, पैरेलल में समांतर होता है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, सब ऊपर ऊपर निकलता था। 2 महीने निकल गए, बहुत ज्यादा परेशान हो गए। फिर भैया थे यहीं से सिलेक्टेड हैं, शुभम सचान सर 2016 वाले में ऑडिटर पोस्ट पे, तो उनसे बात की कि भैया ऐसे ऐसी दिक्कत आ रही है। भैया ने कहा कि तुम कुछ मत करो, तुम जाओ सर के पास जाओ। सर के पास उसी टाइम में गए जब उस वाली बिल्डिंग में कोचिंग चलती थी, तब सर से जाके सर बताया, सर कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सर ने कहा कि सबसे पहले तो अपनी जगह चेंज करो। हम था क्या वहां पे ऐसे लंबी बेंच पड़ती थी, तो कॉर्नर में आके एकदम बैठ जाया करते थे, क्योंकि उस टाइम पे सर पूछते भी थे, फॉर्मूले पूछ लेते थे, हमने कहा पूछेंगे तो डांट पड़ेगी, आता कुछ है नहीं है तो कॉर्नर वाली सीट चूज की। लेकिन सर ने जब सर के पास गए, सर ने डायरेक्टली बोल दिया कि सबसे पहले अपनी जगह चेंज करो। तो ये चीज को पता, इतने सारे बच्चों में सर को एक एक बच्चा याद है कि बच्चा बैठ कहाँ पे रहा है, तो सर वास्तव में कुछ तो बात है सर में, नॉर्मल नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं, चेंज कर लेंगे। चेंज किया, 18 वाला दिया था सीजीए,
लेकिन वो फाइनल से आउट हो गए, 19 वाला दे नहीं पाए, थोड़ा पर्सनली प्रॉब्लम थी घर की, तो पढ़ाई अच्छी हो नहीं पाई, सोचा क्या ही देंगे, होना कुछ है नहीं, फिर वहीं बीच में ज्यादा लटक जाएंगे। हालांकि ये गलती थी, सर से बताया, सर ने कहा कि देना चाहिए था, बट हमने दिया नहीं। अब 19 वाला दिया, इसमें देखिए जो भी होता है। और अभी के लिए बस यही कहना चाहेंगे कि आप जो भी सर कहें आप लोग उसको फॉलो करते जाइए, जैसा जैसा सर करते जाए, कहते जाए, देर मत करिए। हमने देर की है, हमने देर की इसलिए हम पीछे हैं। आप लोग से बस यही आज से और अभी से जो सर बोले वैसा करते जाइए, जितने क्वेश्चन लगाने की बोले उतने लगाइए, कुछ भी ज्यादा नहीं है, सब कम ही है, क्योंकि रेस है। थोड़ा सा यार पीछे रह गए तो पीछे ही रह जाएंगे, तो मेहनत करनी पड़ेगी, उसके आगे जाना है तो करते रहिए। थैंक्स। इंग्लिश थोड़ी वीक थी अभी मेंस के टाइम मैं देख रहा था जब मॉक टेस्ट होते थे। हाँ। अब इस तरह ठीक है, तो बहुत कम टाइम लगभग 2 महीने में आपने सुधार किया, वो कैसे किया? सर उसके लिए तो मैम को थैंक्स कहना चाहेंगे, मैम यहाँ पे है नहीं है सबसे ज्यादा, सर मैम को ही क्रेडिट जाता है। सर ने उसकी हम लोग से अलग से फीस भी नहीं ली, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग को क्लास दी है। 2 ही 3 लोग थे हम लोग क्लास लेने वाले, लेकिन उससे काफी इंप्रूवमेंट हुआ। मैम ने पूरा प्रीवियस ईयर जितने टाइम में करवाया काफी कवर करवाया, फिर साथ में वोकैब भी करवाई। अभी तक वोकैब का क्या था, हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते थे, मतलब ये लगता था थोड़ी पढ़ लिया हो गया, लेकिन क्या करना, वोकैब भी तो है, याद हो जाएगी, उसको इग्नोर कर दिया था। अब मैम ने कहा कि मैम डेली पूछती रही, जितने मैम ने क्लास ली मैम ने दिया, उसको डेली पूछा भी, तो उससे एक अलग इंप्रूवमेंट हुआ, वो चीजें अलग तरह से। तो उसका हमने और कहीं इंग्लिश की क्लास ली नहीं है, क्योंकि जब शुरुआत में टीचर को नेम ही लेना चाहेंगे, यहीं पे ज्वाइन की थी। तो होता ही है ना, एक तो गांव से आओ, तो जब इकोनॉमिकली अच्छी कंडीशन नहीं होती तो लोग सोचते हैं 500 रुपए दे रहे हैं, 40 मिनट पढ़ाते, कौन जाएगा इनके पास में तो बस बंद कर दिया 1-2 महीने की, फिर बंद कर दिया। फिर और आसपास पता किया तो कोई अल्टरनेट पढ़ा रहा है, कोई वही क्वेश्चन दे देता है, ऐसा मतलब बताया कि उन्होंने शीट दे दी, उसके बाद वो आंसर बोल देते हैं, सब समझाते ही नहीं। तो जब समझा ही नहीं है तो जाने का मतलब ही क्या है वहाँ पे, कोई बात नहीं, गए नहीं। फिर उसका पूरा बंद ही कर दिया, वो इंग्लिश पढ़ी नहीं, क्लासेज कहीं भी नहीं ली, अपने मन से ही करते रहे, तो उतना अच्छा हो नहीं पाया, इसलिए दिक्कतें आती थी। अब मैम ने किया, अभी उसको हमने सर इसलिए नहीं बोला क्योंकि मेंस दिया नहीं है ना, पता है तो मेंस नहीं, आपकी परफॉर्मेंस सुधरी है, वो मैं देख रहा था कि मॉक टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस सुधरी। तो बस क्या किया ऐसा 2 महीने में कि बेहतर हुआ? क्योंकि उससे पहले मुझे तो बड़ा डर लगता था कि क्या ही होगा, क्योंकि मैथ्स में बहुत अच्छा हो रहा है और मेंस आपको आगे फाइट करना है। अच्छा, वो परफॉर्मेंस दिख रही है कि आप ठीक है तो बेहतर करते रहेंगे, अगर इंग्लिश नहीं सुधारेंगे दिक्कत। तो ओवरऑल कंक्लूजन इस स्टेटमेंट से ही निकलता है कि आप चारों सब्जेक्ट को बैलेंस लेके चले। कैसे करना है ये अलग बात है, ये ना सोचे कि अभी मैथ्स को निपटा लेते हैं फिर कर लेंगे, वो 1-2 महीने का अंतर हो सकता है कि 2 महीने आपने थोड़ा मैथ्स को फ्लो बना लिया, अब आपकी मैथ्स बेहतर होने लगी तो आपने इंग्लिश को भी ध्यान दिया, जीएस को भी ध्यान दिया। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आप बिल्कुल छोड़ेंगे और जब मेंस आ जाएगा तब देखेंगे, तो फिर बड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, थैंक यू सर। संजय, अच्छा संजय एब्सेंट थे। शांत, सोनू, सर सबसे पहले कैसे इम्प्रूवमेंट किया, कब से शुरू किया, क्या क्योंकि आप में से जो बच्चे, कुछ लोग ऑनलाइन वीडियो देखेंगे और कुछ लोग आप सामने उपस्थित हैं, इन सबका ये कि बहुत सारे लोगों ने तुरंत शुरू किया और कि बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है, कुछ मिनट में, तो जब आप प्रॉपर थोड़ा 2 मिनट का समय लेके सारी बातें क्लियर कर देंगे, बस उसी से उनके लगभग आंसर होते हैं, फिर क्वेश्चन और आंसर का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं उसके बाद। सबसे पहले तो सर को थैंक यू, क्योंकि जो भी है वो सर के गाइडेंस की वजह से है। और जब हमने भी तैयारी शुरू की थी तब कुछ नहीं पता था कि करना क्या है, बस तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन लेना है, कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। फिर जब कोचिंग आए तब देखा कि हाँ क्या क्या पोस्ट होती हैं, कैसे क्या लोग करते हैं, क्योंकि मेरे घर पे भी मतलब कोई इतना एजुकेटेड नहीं है, पेरेंट्स की तरफ से जितना सपोर्ट हो सकता है वो करते हैं, लेकिन कोई बताने वाला नहीं है कि कैसे क्या करना है। जो भी सीखा है वो सब खुद से ही और सर को देख के और सर ने जैसा बताया वैसे ही सीखा है। तो सबसे पहले तो मैथ के लिए कि जितना सर होमवर्क देते हैं तो होमवर्क डेली कंप्लीट करिए सारा। ये नहीं है कि 100 क्वेश्चन सर ने दिए 80 लगा लिए, अगर 100 दिए तो कोशिश करिए 100 लग जाए, अगर एक्स्ट्रा लगा सकते हैं तो और अच्छी बात है। और सभी सब्जेक्ट को इक्वली टाइम दीजिए। और जब एक तैयारी, अब शुरुआत से तो मॉक नहीं दे सकते, लेकिन जब तैयारी एक स्तर की हो जाती है तो मॉक देना स्टार्ट कर दीजिए। एग्जाम भले ही 2-3 महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन मॉक डेली दीजिए अगर आपकी तैयारी हो जाती है। और इंग्लिश के लिए भी है कि इंग्लिश
अगर गाइडेंस नहीं है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम से होते हैं, हम भी थे, तो नहीं पता था कैसे क्या करना है, तो गाइडेंस तो जरूरी होता है, तो कहीं ना कहीं पढ़ेंगे ही, तो वहां से पढ़िए। उसके बाद इंग्लिश जितना खुद से प्रैक्टिस से आती है उतना ज्यादा अच्छे से और हमें नहीं लगता कहीं से हो सकती है। बाकी शुरुआत में तो टीचर की जरूरत तो पड़ती है, बिना टीचर के गाइडेंस के कुछ पॉसिबल नहीं है, अगर नहीं पता है, कोई गाइड करने वाला नहीं है तो और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होनी चाहिए इंग्लिश के लिए। तो अंडरस्टैंडिंग शुरुआत से तो अच्छी नहीं होती है, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़िए, इंग्लिश न्यूज़पेपर, नहीं कुछ समझ आ रहा है लेकिन पढ़िए, एक टाइम बाद आने लगेगा। और इंग्लिश न्यूज़ चैनल सुनिए बस। और जीके के लिए भी डेली बहुत ज्यादा टाइम नहीं निकाल पाते हैं, तो 1 से 1.5 घंटा सफिशिएंट। अगर आपने तैयारी जब स्टार्ट की तब से डेली आप 1 से 1.5 घंटा अगर जीएस के लिए दे रहे हैं तो वो सफिशिएंट है। और करंट को तो पढ़ना ही है डेली, मतलब डेली 4 सब्जेक्ट आप अपने बैलेंस करिए, ठीक है बस। चलिए, अभी जिस हिसाब से मैथ्स का स्तर दिखता है आपका, ठीक है, शुरुआत में जैसे मैं देखता था तो छोटे छोटे बहुत सारे डाउट्स रहते थे, फिर एक टाइम में बड़ा क्रांतिकारी बदलाव मुझे दिखा। किस बच्चे ने बोला था अभी, कोमल ने, कि मुझे पता होता है कौन कहाँ बैठा है। मैं इसी सेगमेंट बताता हूँ। अभी 2 दिन पहले एक बच्चे ने क्लास में फोन उठा लिया, संयोग से वो आगे बैठा था। अच्छा, फोन उठा लिया, मैं डांट दिया कि भाई पुतीन साहब से बात हो गई हो तो मैं आगे बढ़ाऊं। अच्छा, डीटता तब हो जाती है जब आदमी एक्सप्लेन करने लगता है, इसको डीटता ही कहेंगे। आपने फोन उठा के ये कह दिया कि मैं क्लास में, फोन कट हो गया, बात खत्म हो गई, तो इंपॉर्टेंट कैसे था? इंपॉर्टेंट कैसे था? नेचुरली आपको पता था कि इतना कहने से बात खत्म होने वाली, तो आपने बात तुरंत खत्म किया। तो वो साइलेंट होता और ना उठता तो कौन सी प्रलय आ जाती, है ना? एग्जैक्टली आप अपने आसपास सिर्फ फोन ही नहीं, बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस को इकट्ठा करके रखते हैं, ये मित्र छूट ना जाए। समझ रहे होंगे आप हमारी बात, है ना? तो अगर हम बात नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, समय से उठेंगे नहीं, समय से उठाएंगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये सारी समस्याएं हम अपने आसपास रखते हैं। एक लंबे एक्सपीरियंस के बाद 100% बता रहा हूं कि दुनिया गोल है, तब वहीं मिलेंगे। तुम कहां खड़े हो ये डिसाइड करेगा कि गोला घूम के तुम्हारे पास आएगा या बगल से छू के निकल जाएगा। तो आपको खुद ऊपर उठना होगा, तब चीजें आएंगी। कोई भी नहीं छूटता, सब साथ रहते हैं। एक डिपेंड करता है कि कौन किस सेगमेंट से जुड़ता है। आप अपने बहुत सारे लोगों से कभी बात नहीं कर पाते होंगे, आपको पता होगा फूफा है, मामा, इनसे सब दूर रहना होता वैसे। तो लेकिन आप ये चीज देखते होंगे कि बहुत सारे लोग इंपॉर्टेंट होते फिर भी बात नहीं हो पाती। हम रेगुलर बात किनसे कर पाते? जिनसे किसी न किसी वजह से कोई जुड़ाव है, जिनसे किसी न किसी वजह से कोई जुड़ाव है, उनसे हम बात कर पाते हैं। हो सकता है काम के प्रति हो सकता है कि आपका जो वर्किंग जो रूटीन है उसमें कहीं आप टकराते हो, उस सेगमेंट में आप बात ज्यादा कर पाते हैं। तो आप अगर बेहतर करेंगे और आपसे किसी को थोड़ा लाभ हो सकेगा, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, मेंटली, जिस भी तरह से, तो ऑटोमेटिक आप संपर्क में रहेंगे। और आप खुद कुछ नहीं कर पाए तो फिर क्या, कोई मतलब ही खत्म हो गया, फिर तो सारी बातों का अर्थ खत्म हो जाता है। इसलिए खुद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फोन एक की अगर मैं जैसे बात करूं तो फोन को साइलेंट कर देने से वो आपको बहुत कम डिस्टर्ब करने लगता है, बहुत कम मिस होगा। कुछ अगर आप फोन मिस हो गया तो आपको लगता है चलो रिंगर पे लगा लेते हैं, ठीक। अगर आपने थोड़ी देर आपने आपको धैर्यवान रखा और आपने उसको वापस रिंगर पे नहीं लगाया तो थोड़े दिन वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो थोड़े दिन बाद आपकी वो आदत में आ जाएगा, अरे ठीक है। तो जब वो बस ये सेगमेंट आ गया कि ठीक है, जरूरत होगी तो फोन है ना आपके पास, वापस उठाओ, मिलाओ जिसको मिलाना है, डिस्टर्ब करो जिसको डिस्टर्ब करना है, लेकिन खुद डिस्टर्ब तो ना हो। क्लास में आने से पहले आप साइलेंट करना भूल जाते, क्या मतलब? अरे परमानेंट साइलेंट को, मेरा परमानेंट साइलेंट ऑन ही नहीं हुआ आज तक। उसका बटन है उसमें, वो कभी हमने ऑन ही नहीं किया। सिर्फ कभी ऑन किया जब हमें लगा कि हम सुबह उठ नहीं पाएंगे, बाई चांस रात में कुछ काम करते हुए लेट हो गए या किसी वजह से लेट हो गए, तो हमने उसका रिंगर ऑन किया, क्योंकि उसका साइलेंट करने का अलार्म नहीं बजता। ये मैं कंप्लेन करूंगा कंपनी से।
मैंने लिखा भी है पहले कि मतलब साइलेंट करने में अलार्म बजना चाहिए, अलार्म इंपॉर्टेंट है, साइलेंट फोन है, वो दोनों चीजें मिला रखी हैं ना, शायद कभी अपडेट होगा। तो कुछ फोन में ऐसी फीचर नहीं था, मेरे पास पहले फोन था उसमें ऐसा नहीं था। तो अगर अलार्म की जरूरत है, अलार्म हमारी जरूरत है, फोन इस समय भाई एक इंपॉर्टेंट गैजेट है, तो उस समय हम उसका यूज कर रहे हैं। तो कहने मतलब साइलेंट करना भूल जाते हैं। अच्छा, आपको सिलेक्शन चाहिए, आपकी जीवन आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप बहुत प्रयास करेंगे, सारी बातें आप फिर बोलते हैं, फोन साइलेंट करना भूल जाते हैं। ये एक एग्जाम्पल ही था, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको डिस्टर्ब करती हैं, तो उनको आप भूल जाएंगे, ये कोई अर्थ नहीं होता। तो हमारी बात इस बात पे थी कि हमने मॉनिटर किया कि एक टाइम तक चीजें बहुत डाउट होते थे, फिर धीरे धीरे आप डिस्कस रहे, क्लास आते रहे, तो जब मैं बोलता था रिवीजन करो या रिवीजन नहीं होता था, क्या होता था, फिर देखा कि हाँ चीजें एक लेवल टच कर रही हैं। तो वो कैसे हुआ? जितना यहाँ पे सर बताते रहते हैं, और अगर आप डेली वर्क करते रहेंगे और फिर जो भी डाउट होगा सर से पूछते रहेंगे, और फिर जो भी गलतियां हो रही उसको एनालिसिस खुद से भी करते रहेंगे, और अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो पहले खुद से करके तब खुद से कर ले, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर सर से पूछिए, क्योंकि अगर आप खुद से नहीं करेंगे तो फिर कभी आगे आएगा नहीं, वो फंसता रहेगा बार बार। खुद से जब करेंगे तो आइडिया मिलता रहेगा कि कहाँ पे हमने गलती की थी, और जब खुद से पता चलता है कि यहाँ गलती है तो अगली बार गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जब तैयारी शुरू की थी तब लगता था सब आसान है, सब हो जाएगा, क्योंकि इंटर तक की जो भी पढ़ाई होती है उसमें हम लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करते रहते हैं और अच्छे मार्क्स गेन करते हैं। लेकिन यहाँ पर बात कुछ और ही थी, और ये चीज़ें बहुत समय बाद समझ में आती हैं, जब हम टाइम वेस्ट कर चुके होते हैं या इधर उधर भटक रहे होते हैं। इसके लिए गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और अगर अच्छे टीचर मिल जाएं और अच्छे फ्रेंड्स मिल जाएं गाइड करने के लिए तो चीज़ें आसान लगने लगती हैं। तो जब तैयारी शुरू की थी तो लग रहा था कि ठीक है सब आसानी से हो जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। जब यहाँ आए 2017 में तैयारी शुरू की तो मैथ्स पहले तो ऊपर ऊपर जाती थी, क्योंकि भीड़ बहुत होती थी पुरानी वाली बिल्डिंग में और जगह के लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। लेकिन चीज़ें जैसे जैसे समय दिया, 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते, तो चीज़ें समझ में आने लगी कि आखिर लेवल क्या है चीज़ों का। मतलब ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है और कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। तो मैथ्स का तो ये समझ में आ रहा था कि नहीं ठीक है, तो हमने भी 6 महीने 7 महीने पढ़ा और सर के पास गए। सर से बोला सर प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर ले, क्योंकि बहुत सुना था प्रैक्टिस बैच के बारे में। तो सर ने कहा सिलेबस कंप्लीट हो गया है? तो हमने कहा सर अभी तो थोड़ा सा बाकी है। तो कह रहे जब कंप्लीट हो जाए तब फिर आना। तो हमने कहा ठीक है। थोड़ा सा बुरा लगा उस समय कि शायद सर ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं हमें प्रैक्टिस बैच में आने वाले बच्चों को, तो इसलिए। लेकिन नहीं समझ में आया कि वाकई प्रैक्टिस बैच में आने का मतलब कोर्स कंप्लीट कर लेना, चीज़ों को थॉरोली पढ़ना, ताकि कहीं पर कमी ना रह जाए। फिर जब प्रैक्टिस बैच में आने का मौका मिला तो अच्छा तो खैर लग ही रहा था क्योंकि फिर पता चला कि सर यहाँ पर होमवर्क बहुत देते हैं पूरा दिन लग जाता था केवल मैथ्स पे ही, लेकिन समय लगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा फिर होने लगा और चीज़ें बेहतर हो पा रही थी। फिर दूसरी बात आती है कि मैथ्स के लिए तो ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है, मतलब जितना सर दे रहे हैं बस उतना अगर आप कंसंट्रेशन के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं तो बेहतर रिजल्ट होंगे उसके लिए। दूसरी बात, हम लोग हिंदी मीडियम से यहाँ पर बिलोंग करते हैं, मोस्टली बच्चे। इंग्लिश मीडियम वाले तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं इंग्लिश में, लेकिन जो हिंदी मीडियम से आते हैं उनके लिए काफ़ी समस्याएं होती हैं, क्योंकि इंग्लिश पर शुरू से ही इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया होता है। तो इंग्लिश के लिए आप सबसे पहले तो एक बेहतर टीचर ढूंढें और डेली का डेली चीज़ों को पढ़ें, समझें, और इसके लिए अपना थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ाएं। और जो वोकाब पोर्शन है और जो रीडिंग पोर्शन है, सबसे ज़्यादा हम लोग को प्रॉब्लम रीडिंग में आती है, तो हैबिट डालें कि कम से कम 4 से 5 पैसेजेस को तो डेली पढ़ें। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते क्योंकि हम लोग यहाँ हिंदी न्यूज़पेपर आता है, तो डेली लेने की ज़रूरत भी नहीं है। हफ्ते में अगर एक न्यूज़पेपर भी ले आते हैं तो इतना बड़ा होता है, तो उसको 2 हफ्ते को कम से कम आराम से चला ही सकते हैं। चीज़ों को धीरे धीरे पढ़ें, समझें, और जो वोकैब्स नहीं आ रही उनको अंडरलाइन करते जाएं। और एक
कोशिश ये भी कर सकते हैं कि न्यूज़ जो है पहले हम इंग्लिश में पढ़ लें और न्यूज़ चैनल पे या हिंदी न्यूज़पेपर पे वही न्यूज़ हिंदी में पढ़ लें, तो चीज़ें हमें ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगी। और इंग्लिश वैसे इंग्लिश में प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जब चीज़ें हमारा सिलेबस जो है ग्रामर पोर्शन है कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हम चीज़ों को प्रैक्टिस में लाएं। डेली का डेली, अगर बहुत ज़्यादा नहीं तो 25-25 के जो सेट आते हैं प्रीवियस ईयर वाले हैं, अगर उनको ही कंप्लीट कर लें, बोला कि 70% जो सिलेबस है वो प्रीवियस ईयर से ही आता है, तो उन्हें कवर करें, प्रैक्टिस भी होगी। और धीरे धीरे थोड़ा, पहले शुरुआत में थोड़ा सा बोरिंग लगता है, लेकिन जैसे जैसे नंबर आने लगते हैं और टाइम के साथ खुद को टाइम दे कि हमें इतने समय में इतने क्वेश्चन लगाने हैं, तो इससे हमारा टाइम भी बचेगा, यानी कि टाइम डिवाइडेशन करके करें। जैसे मैथ्स भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो शुरुआत में पूरा दिन मैथ्स में ही लगा रहता था, बाकी सब्जेक्ट को टाइम नहीं मिल रहा, तो टाइम डिवाइड करें, इतने समय में हमें इतने क्वेश्चन लगाने हैं। ये हमारे साथ एक पढ़ती हैं अंजलि, इन्होंने हमें बताया कि नहीं, मैथ्स को लगाने का तरीका यही है, मैथ्स को आप टाइम लगा के करिए तो कम समय में ज्यादा क्वेश्चन हो पाएंगे। बात करते हैं जीएस की। जीएस सभी के लिए थोड़ा सा बड़ा सा मुद्दा बना हुआ है इस समय, क्योंकि चाहे जितना पढ़ लो, क्वेश्चन जब पेपर के टाइम में तो क्वेश्चन मिलते ही नहीं, पता चलता पता नहीं कहाँ से आ रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें भी कंसिस्टेंसी हम लोग की नहीं होती है। रेगुलर जो करंट अफेयर्स आ रहे हैं उनको हम लोग नहीं पढ़ते हैं। डेली 10-10, 15-15 क्वेश्चन अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, और जो पुराना है उसको भी, है ना, तो अगर 1 घंटा हम लोग दे रहे हैं, आधा घंटा दोनों को डिवाइड करके, तो भी हम बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए भी आप बहुत ज्यादा नहीं करना है, अगर 50 क्वेश्चन भी डेली आप लगा रहे हैं तो भी बेहतर होगा। और जो समस्या आती है गर्ल्स के लिए कि काम भी करना है घर का और पढ़ाई भी जारी रखनी है, तो सबके साथ यही बात है, और मेरे साथ भी यही है कि हमें भी पूरा घर का काम निपटाना होता है और उसके बाद पढ़ाई पर भी ध्यान देना होता है। तो कोशिश ये करें, सर ने एक बार बोला था, ऐसे ही फेलिसिटेशन सेरेमनी हो रही थी, कि कोशिश ये करें कि काम को बाद में करें, क्योंकि अगर हम काम सोचते हैं कि पहले काम निपटा लेते हैं फिर आराम से बैठ के पढ़ेंगे, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से थक चुके होते हैं, है ना। तो पढ़ते समय हमें फ्रेश होना चाहिए माइंड एकदम, और फिजिकली भी थकावट नहीं होनी चाहिए। तो पढ़ लो जी भर के, जितना पढ़ना है उतना पढ़ लो, काम पड़ा रहेगा। उसके बाद जब आपको लगे कि नहीं अब दिमाग थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा है, तो उसके बाद उठ के काम निपटा लो। और उस काम को भी आप टाइम के साथ ही निपटाओ कि हमें 1 घंटे में 1.5 घंटे में इतना काम निपटाना है तो निपटाना है। उसके बाद रिलैक्स करें थोड़ा सा और फिर से अपने काम को जारी करें। तो क्योंकि काम से तो बचा नहीं जा सकता है, काम और ये सारे काम, पढ़ाई वाला काम भी जारी रखना है। तो बस इसी के साथ अपनी बात को खत्म करते हुए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ये तो पहले भी और कई बार बताया आपने, टाइम तो सब कुछ डिसाइड होना चाहिए। आपको लगता है कि आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हो और आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, आपके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, समय बहुत लगता है, मतलब जो भी बच्चा पहले, तो सबसे पहले कुछ भी करो, 50 क्वेश्चन लगा, टाइम सेट करो। फोन का इस्तेमाल ऑफलाइन में लगा करके स्टॉप वॉच की तरह करो, सबसे अच्छी स्टॉप वॉच है वो। टाइम सेट करो, उसके अकॉर्डिंग लगाओ। ये मत सोचो कि नहीं लगा पाया क्या फायदा, कोई बात नहीं, पता तो चला कि कितना समय कम पड़ रहा है, अगले दिन थोड़ा बढ़ा लिया। जब अचीव करने लगे तो कम करना शुरू कर दिया, पहले अचीव करने लगे, हमने 30 मिनट टारगेट रख लिया, नहीं कर पाए, अब क्या करें, तो बढ़ा लो। अब अचीव करने लगे, कम करने लगे, बस यही खेल चलता रहेगा। धीरे धीरे आपको अपनी आप प्रैक्टिस होगी। टाइम यहाँ तक तो खाने का टाइम डिसाइड होना चाहिए, रूटीन वर्क का डिसाइड होना चाहिए कि इतने मिनट लगेंगे, इतने मिनट में खाने लगेगा, तो डिसाइड था 5 मिनट खाना मैक्सिमम, इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अच्छा हुआ क्या कि 2012 से लेकर 2013-14 तक, 10 से लेकर 13 तक लगभग 3 साल ये प्रोसेस जारी रहा। अच्छा खाने की स्पीड बढ़ गई, बाकी कोई चीज अगर 3 साल प्रैक्टिस में दिन में 2 बार है और वो प्रैक्टिस में है तो 3 साल में स्पीड बढ़ गई। मेरी खाने की स्पीड आज भी बहुत तेज है, मतलब ये जैसे मान लो एक छोटा एग्जाम्पल, मान लो हम खाना खाने बैठे और सब खाना आ गया और ये बोल दिया गया कि प्याज नहीं है, और कोई प्याज लेने का, जब तक आया मेरा खाना खत्म। तो घर में क्या होने लगा, जैसे हमने बोला कि ये चीज इसमें करो, प्याज और कटवा लो, प्याज काट के ले आओ, तुम्हारी थाली वापस चली जाती है
कि ऐसे अगर ये रहेगी तो खाना खत्म हो जाएगा, प्याज बेकार हो जाएगा, ऐसा करते कि इसको पूरे लेते हैं, पूरा लगा के वापस आते हैं। तो ये पैटर्न चलता है, क्योंकि अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्पीड ऑलरेडी बन गई। मूंगफली अगर सवार है तो अगर 5 लोग सामने बैठे, मैं अकेला हूं, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, पहले बांट दी जाती है ये ऐसे समझिए ना, मतलब नेचुरल आदत जो, मान लो मैंने जब अपनी तैयारी स्टार्ट की, मैं 18 साल का रहा हूँगा, 18 साल तक मेरी खाने की स्पीड रही होगी, हर चीज में नॉर्मल रही होगी, और उसकी 3 साल की प्रैक्टिस के बाद वो आज भी इतनी तेज हो गई, कोई कमी नहीं हो रही है ना। इसका मतलब कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी, सोना जगना उठना बैठना सब कुछ बदला जा सकता है, मतलब आप कुछ भी बदल सकते हैं। प्लान करिए, बस ये करना है, कुछ भी जो भी डिसाइडेड वो करना है, मतलब अगर आपने डिसाइड कर लिया फिर पीछे बता, ठीक है, लगातार बस करते रहिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज का समय कॉम्पिटिटिव है, आज कंपटीशन है, बल्कि कंपटीशन ही नहीं बल्कि टफ कंपटीशन है आज। तो हम कैटेगराइज करना चाहेंगे एवरेज स्टूडेंट्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट। जैसा कि एवरेज स्टूडेंट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स को लेकर मैं उनके पढ़ने के समय को कैटेगराइज करना चाहता हूँ। जैसे कि एवरेज स्टूडेंट्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट दो तरीके के लोग होते हैं। एवरेज स्टूडेंट 8 घंटे पढ़ रहे हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट भी 8 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आप बताइए इसका क्या रिजल्ट होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट आगे हैं आपसे और वो और आगे होते चले जाएंगे। आप हो सकता है जहाँ हैं थोड़ा सा ऊपर उठेंगे, थोड़ा सा ग्रो करेंगे, वो ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो आपको डिसाइड करना है ना, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट को सरपास करना तो आपके लिए टफ टास्क है, तो आपको एफर्ट करना होगा, एफर्ट ही नहीं बहुत ज़्यादा एफर्ट करना होगा। आज एसएससी एवरेज लोगों के लिए नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट छाए रहते हैं। इस वजह से आपको आगे आना है, एफर्ट बढ़ाना है अपना, तब आप सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। बच्चों ने अपने एक्सपीरियंस कर लिए। अब मैं फाइनली आप किसी इंडिविजुअल से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, मुझे नाम लेके पूछने, लगभग के नामों से आप परिचित हो गए होंगे, या आप बता सकते हैं कि आप आके बता दीजिए। ऐसे कॉमन पूछना चाहेंगे तो कोई डिसाइड करेगा कि आंसर कौन करेगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आंसर सेशन चलेगा आपसे, आप जो भी क्वेश्चन किसी को पूछना हो, किसी को भी। एक मिनट लिस्ट मिली थी जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप खुद पूछें, ज्यादा अच्छा है। वो लगभग क्वेश्चन जो मेरे पास आए थे, मैंने एक दिन बैच में बोला था कि आप अपने क्वेश्चन लिख के देते हैं। सारे सब्जेक्ट मैनेज कैसे करें, हाँ ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए मैंने 3 मार्क्स दिए भैया के हमारे से ज्यादा ही मार्क्स देते हैं। करंट अफेयर्स भैया को बहुत अच्छा है, ये कहाँ से स्टडी करें, जो आप क्वेश्चन पूछते हैं अधिकतर भैया के सही होते हैं। कह रहे गलत पूछ रहे हैं, क्लास कह रहे क्लास पढ़ते हैं तो बाद में बता देंगे। कह रहे सर स्टडी बताइए, बाकी सोर्सेज आप क्लास का बताइएगा। देखिए मंथली करिए तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि आप डेली अगर कर सकते हैं तो करिए, तो फिर 2 घंटे क्लास भी आती है। आप भी जानते होंगे गौरव सर पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, पर वो हो नहीं पाती है 2 घंटे की। आप कितना टाइम लगातार नहीं दे सकते हैं, तो या तो वीकली आप जो मॉक टेस्ट यहाँ चल रहे हैं, जैसे कि 3 दिन टाइम मिलता है आपको बीच में उसके, तो उस 3 दिन आप पढ़िए जितना आप पढ़ सकते हैं। फिर कोशिश करिए कि जो यहाँ पे क्वेश्चन है अगर उससे रिलेटेड आ रहा है मंथली से, तो यहाँ मिस ना करिए क्वेश्चन। 3-3 दिन के आप तो सेट बनाएंगे तो भी आगे मंथली हो जाएगी, अगर यहाँ पे मॉक देते जा रहे टाइम लिए। आप मॉक बस दीजिए टाइम के 2 जो हफ्ते में 2 होते हैं। रेगुलेटरी, वही सारी बातें रेगुलेटरी। और किसी को क्वेश्चन? हाँ डेली मैं ब्रेक कर रहा हूँ, डेली 2 घंटे करंट कहाँ से आएगी, सिर्फ टाइम पास होगी। मतलब डेली 2 घंटे करंट आएगी कहाँ से, कहाँ है 2 घंटे करंट रोज बताओ। 2 घंटे में तो न्यूज़पेपर की एक लाइन पढ़ लेता है आदमी, अगर नाली खुद ही ये ना पढ़ना हो। बैठिए, नाली खुद ही थी, कुत्ता गिर गया, कई लोग निकाल रहे थे, एक चौराहे की टोटी सही की गई, कई लोग उद्घाटन करने के लिए आए, ये ना पढ़ना हो तो 2 घंटे करंट है कहाँ।
करंट वीकली, अगर आप फैक्ट्स की प्रॉपर बात करें वीकली, लेकिन डेली करंट जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो आपने पढ़ा, उसको रिवाइज करना जरूरी है, उसमें डेली टाइम देना है। समझ गए मेरी बात? डेली 2 घंटे करंट कहां से आएगी? जो पढ़ा रहे हैं 2 घंटे डेली करंट, लाते कहां से हैं? आप जो काम नहीं कर पा रहे वो आ रहा है। तो वो जो 2 घंटे काम आप देख रहे हैं, अगर वाली किसी यूट्यूब में, जैसे मैं भी देखता हूँ यूट्यूब आजकल, मतलब उसे बार बार बात आ जाती कि 2-2 घंटे, तो 2 घंटे अगर डेली वीडियो देखेंगे टाइम वेस्ट हो रहा है। सच ये है कि आप अपने नोट्स बनाए, मैगजीन्स पढ़े, और फिर आपको लगता है कि यहां से बेहतर किया जाता है तो हफ्ते में एक बार फॉलो करें, क्योंकि डेली 2 घंटे करंट है कहां, उसमें से टाइम वेस्टिंग होती है। ऐसी बहुत सारी चीजें बता दी जाएंगी जो कहीं आपने जन्म जन्मांतर में नहीं सुनी होंगी, आपके पुरखे भी नहीं सुने होंगे, आगे वाले भी नहीं सुन पाएंगे। उनका करोगे क्या? मेरी बात समझ रहे हैं? 15 से मैथ की वाले, मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर लेता हूँ। एक वीडियो देखिए, 1.5 घंटे में 20 क्वेश्चन ही सॉल्व होंगे। 1.5 घंटे में 20 क्वेश्चन सॉल्व हुए, किसी का भी उठा लीजिए, और मैं तो 1.5 तक निकाल देता हूं। तो क्या वो नुकसान हो ना, आप कैसे मेंटेन कर पाएंगे? तो कहने का मतलब ये कि जब भी कोई चीज ऑनलाइन पढ़ाई जाती है तो ना चाहते हुए भी टाइम कंज्यूम होता है। ये एजुकेटर की प्रॉब्लम उसकी नहीं है, वो ना चाहते हुए भी कंज्यूम होता है, और आपका फालतू कंज्यूम हो रहा है। तो आप थोड़ा सा उसको कम समय में वीकली रिवीजन करना ज्यादा बेहतर। हाँ, और कोई क्वेश्चन? तो यार एक बात कहते हैं, अगर टाइम तो बताएगा, टाइम यहाँ तो जो बताया सबसे अच्छा टाइम मैनेजमेंट बताएंगे आप? आइए। सर टाइम का कुछ फॉर्मूला एग्जैक्ट नहीं होता है, जो सर ने बोला कि खाने का समय आप 5 मिनट कर दीजिए, नहाने का समय 5 मिनट कर दीजिए, और अलार्म के हिसाब से उठिए, और सारी चीजों में एक टाइम बांट दीजिए, उसको वायलेट मत करिए जो बनाया है टाइम टेबल, बस आपका टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा। थोड़े दिन, 2-3 दिन सिर दर्द होगा, चौथे दिन से आपका सही हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा भाई, सब सेट हो जाएगा। एक जानवर को भी ना जब एक खूंटे से बांधा है तो समझ जाता, 4 बज गए चिल्लाओ, घड़ी नहीं होती उसके पास, 4 बजते ही चिल्लाने लगती है, इस खूंटे से हमको कोटिंग शिफ्ट करो। आप तो देखा ही होगा गांव में कहीं ना कहीं, नहीं देखा? या नहीं देखा तो घर में अगर कोई पेट हो, कोई पालतू जानवर हो, तो उसको आप देखिए, उसको पता है कि शाम को 7 बजे हमको लेके जाते हैं, 7 बजते ही उसका सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा, तुरंत कहीं हमको ले चलो, तो सब सेट हो जाता है। सेट करिए बस। सबसे पहले टाइम मैनेज नहीं करिए, टाइम बचाइए। प्रॉब्लम मैनेज में नहीं है, बचने में प्रॉब्लम है। आप महसूस करिए, पूरे दिन का एक दिन रूटीन सोचिए, आदमी उठता है, आंख खुली, हाँ खुली, उठा जाए, हाँ उठा जाए, आधे घंटे तो उठने में लगाता है। समझ रहे मेरी बात? टाइम बचाइए, मैनेज अपने आप हो जाएगा। क्वेश्चन में टाइम मत बचाइए भाई, बाकी चीजें टाइम बचाइए, क्वेश्चन करने आप बचेगा। क्वेश्चन टारगेट करें, टाइम अपने आप टारगेट करें। क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आप टाइम टारगेट करने की, क्वेश्चन सही हो, फिर स्पीड पकड़े। अगर मैं किसी भी टॉपिक की बात कर लूं, 20 टाइप से ज्यादा क्वेश्चन नहीं, लेकिन फिर भी 1000 क्वेश्चन कराए जाते हैं, क्यों? इसलिए ताकि वो अपने आप टाइम मैनेज होने लगे। आप खुद देखिए, किसी टॉपिक की शुरुआत में क्वेश्चन में 10-10 मिनट लग जाते हैं, मुझे खुद लगते हैं 20 क्वेश्चन करा पाता हूँ। फिर जब 2 क्लासेस हो जाती है उसके बाद क्या होता है, फिर क्लास स्लो पकड़ती है, तब आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं, ये क्या हो रहा है? क्योंकि शुरुआत में जब हमने 1 घंटे में आपको 20 क्वेश्चन मान लो करा पाए, पहली बेसिक क्लास थी और क्वेश्चन पे कंसेप्ट डिस्कस हुआ, तब आपको घर में ऐसा लगा जैसे रिवाइज करने लायक कुछ है ही नहीं। ये गलती हो गई। उस दिन सबसे ज्यादा रिवाइज करने लायक था जिस दिन 10 क्वेश्चन हुए थे, मतलब 10 क्वेश्चन में ऐसा कुछ रहा होगा ना जो 1 घंटे चला गया। जिस दिन 100 डिस्कस होगा उस दिन तो वास्तव में सच में कुछ नहीं रहा होगा, मतलब वो आपको ऑलरेडी आता होगा, आपने डाउट नहीं राइज किए। समझ रहे मेरी बात? आप अगर वैसे सोचें तो सब्जेक्ट्स में आप सिलेबस टारगेट किया, आप डिसाइड करें मेरे 100 क्वेश्चन इसमें लगाने, ये क्लास का होमवर्क करना है, ये अलग से रिवाइज करना है, टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा। खत्म हुआ, इंग्लिश का उठा लिया, वो खत्म हुआ, रीजनिंग का उठा लिया, टाइम अपने आप मैनेज हो, उसकी चिंता नहीं करिए, बैठिए। और कुछ? हाँ, कोई मेरे से क्वेश्चन, कोई मेरे सामने है, पहले क्वेश्चन बताइए। ट्वेल्थ जो है कॉमर्स साइड हुआ, मतलब हाई स्कूल तक मैथमेटिक्स रही होगी। दिक्कत जैसे तो कुछ है नहीं, हालांकि ज्यादा तो हमने बताया ना कि कॉमर्स हमारा रहा नहीं है, अकाउंट्स वगैरह होता है, लेकिन हमें नहीं लगता कि दिक्कत हो पाएगी। सर है यहाँ पे, आप बेसिक से जो आर्ट से पढ़ के आते हैं वो कर लेते तो आप लोग क्यों नहीं कर पाओगे? नॉर्मल सी बात है। 10th तक का सिलेबस आता है, आप उसको कॉल अप करेंगे तो हो जाएगा। दिक्कत कहाँ आई होगी मैम? दिक्कत कहाँ आती? एडवांस को छूटे हुए समय हो गया,
ठीक है, और एडवांस वर्बल नहीं है, एडवांस वो थ्योरम बेस्ड कंसेप्ट है, उनको पूरा इकट्ठा करना होगा। इसके लिए मैं सलाह देता हूं बच्चों को कि अगर आपको लगता है कि आपको बहुत दिक्कत हो रही तो आप उन्हीं 9th 10th की 2 किताबें लीजिए और उनसे जरूरत भर का पढ़ना शुरू कर दीजिए, फिर आप मेंटेन कर लेंगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपने नहीं पढ़ा, वो आपको थोड़ा टफ लगेगा और उसके लिए थोड़ा मेहनत कर लेंगे हम लोग तो मेंटेन हो जाएगा। आप प्रश्न उठाइएगा बस कि मुझे ये भी नहीं आ रहा वो भी नहीं आ रहा, तो सब सीख जाएंगे। वो बस वो टॉपिक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी जो कि एसएससी के सिलेबस में है नहीं, लेकिन थोड़े बहुत सवाल आप सीखने लिए होते हैं क्योंकि उससे हम कई बार नंबर सिस्टम अच्छा करवाते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो सीखने का पर्पज मेरा ये नहीं होता कि एसएससी में आता है, बैंक में तो ऐसे टॉपिक आता है, ठीक, तो वो पर्पज पूरा हो जाता है। दूसरा ये कि वो हमें नंबर सिस्टम अच्छा करा देता है, कई बार हम पॉसिबिलिटीज अच्छी सोचने लगते हैं, कई बार हम फैक्टर्स अच्छे सोचने लगते हैं, इसलिए जरूरी होता है। वो मैं सिखा लूंगा, उसकी चिंता ना करिए, ठीक। हाँ, और कुछ? हाँ, मेरे 60 नंबर आए थे, मैंने तो अपनी तैयारी शुरू की थी मॉक टेस्ट से। पहले दिन ये हो गया एसएससी करना, चलो मॉक टेस्ट दे। अच्छा, उसकी वजह ये थी कि जिससे मतलब जिससे बात की कि एसएससी में कैसे होता, वो थोड़ा सा बहुत आगे निकल चुके थे, तो उनको लगा हमको एक साथ ही मिल जाएगा। तो 2 फोटोकॉपी के पैटर्न होता, ऑफलाइन पेपर होते थे, ऑनलाइन आते आते हम देना बंद कर दिए, फिर हमने कई बार दिया तो सब हो गए। तो मॉक टेस्ट क्या हुआ, मॉक टेस्ट अपने लीजिए रख सकते, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना, 60 नंबर है। अच्छा, मैथ पढ़ाते थे, ये आ तो गड़बड़ हो रहा है, बहुत कम नंबर आ रहा है। चलो मैथ में 50 हो जानी चाहिए, अगर मान लो 50 से 200 क्वेश्चन आते थे, तो इसका मतलब ये कि मैथ हमें जो आती है, जो हम पढ़ा रहे हैं अकेडमी उसमें पढ़ाया करते थे 2010 की बात है, ये जो हम पढ़ा रहे हैं इससे नहीं होगा, इसका हमें इसके लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ समय बर्बाद हुए, फिर 12 में बहुत सीरियस हो तो कर पाए। हाँ, तो ये धीरे धीरे चेंज आएगा। अब आप एक एक टॉपिक पकड़िए, एक टॉपिक जिसके क्वेश्चन गलत होते हैं उस पर वापस जाके मेहनत करिए। जिस टॉपिक का क्वेश्चन गलत हुआ या टाइम ज्यादा लगेगा उस पर वापस जाके मेहनत करिए। रीजनिंग के 25-25 क्वेश्चन रोज लगाइए अलग से। रीजनिंग टॉपिक चलती नहीं, रीजनिंग तो पूरी तरह प्रैक्टिस पे डिपेंड है, तो छूटी खत्म, ठीक है, तो फिर इसकी धीरे धीरे बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे रीजनिंग आप 25 क्वेश्चन रोज लगा लें अलग से, मैथ के 25 क्वेश्चन अलग से और लगाते रहे, मतलब मॉक तो दे रहे हो, दे ही रहे हैं। और इससे सबसे बेहतर होगा कि जो यहाँ के 2 मॉक चलते हैं ऑफलाइन उनको दें, ठीक, उसके साथ साथ 4 मॉक खुद दें अलग से, ठीक। उससे स्पीड आप धीरे धीरे एनालिसिस जरूर करें प्रॉपर। एक भी क्वेश्चन जो आपको नहीं आया वो क्यों नहीं आया, ये आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, इसलिए नहीं आया, फिर धीरे धीरे बढ़ जाएंगे नंबर, ठीक है। और हाँ, किसी इंडिविजुअल से तो नहीं पूछना, और कोई बता दे, चलो ठीक। मैं टाइम हो जाए तो उसके बाद अपने आप को मोटिवेट कैसे करें, बताओ कौन आंसर करे। मतलब टाइम होता जा रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा, फिर कैसे मोटिवेट? सबसे पहले तो ये मोटिवेशन नाम का शब्द तो केवल यूट्यूब में ही चलता है। एक लाइन याद रखना, इफ यू आर ऑन मिशन देन यू नेवर नीड अ मोटिवेशन। अगर जीवन में कोई और विकल्प नहीं बचा है, केवल हमारे साथ क्या था, केवल एसएससी थी, एसएससी नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, घर में भी इतना अच्छा कोई सपोर्ट नहीं है कि कुछ और भी हो सकता है, तो और कोई रास्ते भी नहीं, डिफेंस बनता तो केवल एसएससी था। तो अंदर से कॉन्फिडेंस, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर हमें करना ही है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर कोई ऑप्शन होगा तो रास्ता मन भटकेगा कि चलो ये नहीं हो सकता तो हम फिर जाएंगे, बीएड में ध्यान हो जाएगा हमारा, लेकिन अब कुछ और ऑप्शन नहीं, तो केवल एक ही है कि कुछ डेली सुधार किया जा सकता है। जैसे कभी मॉक में कहा था, मतलब मॉक के बारे में कहा था, तो मॉक में टाइम मैथ और रीजनिंग कंज्यूम करती है, ये बात सही है। तो कुछ लोग होते हैं, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ कि रीजनिंग से शुरू कर लेते हैं, रीजनिंग से शुरू करने के बाद क्या होता है, रीजनिंग इस समय की जो आ रही है पूरी कैलकुलेटिव आ रही है, रीजनिंग हुई और मैथ हुई, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं, इंग्लिश से स्टार्ट कर सकते हैं। इंग्लिश हमारी 7-8 मिनट में हो जानी चाहिए, मुश्किल से 25 मिनट, 25 क्वेश्चन, फिर उसके बाद जीएस ट्राई कर लो, तो हमारा 15 मिनट में 50% पेपर हो जाना चाहिए। तो हमारे ऊपर एक मेंटली प्रेशर कम रहेगा कि आगे हमारे जो 45 मिनट बच रहे हैं उसमें 40 मिनट में 2 क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो 5 मिनट लास्ट के लिए एक रिव्यू के लिए रख लो, जो क्वेश्चन मार्क किए जा रहे हैं उनके लिए, और 20 मिनट में मैथ और 15-20 मिनट में रिव्यू हो जानी चाहिए, जो 22 क्वेश्चन होते हैं करने वाले।
संतुष्ट हैं? सच यही है कि जब हमें वास्तव में करना होता है, जब सुबह शाम तक, सबसे पहले मोटिवेशन का वर्ड स्टार्ट कहां से होता है? हम अपने आप को समय देते हैं कि हम डिमोटिवेट हो रहे हैं। मतलब अब आप देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि डिप्रेशन जैसा कोई वर्ड नहीं होता है ना, आदमी डिमोटिवेट नहीं है, तो मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि ये सब भी होता है, आदमी डिप्रेस भी होता है, परेशान भी होता है। बात कर लेनी चाहिए। अगर आपको इतना परेशान है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, अब आपको साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, अब आपको डॉक्टर की जरूरत है, तो फिर बात करनी चाहिए। लेकिन सामान्य रूटीन में आपको ये हताशा हो रही है कि हम नहीं कर पा रहे, ये अपने आप को इस बात का समय मत दीजिए। अपने आप को इतना ज्यादा चारों तरफ से सब्जेक्ट से ला दिए कि आपको ये सोचने का मौका न मिले। आप ये सिलेक्शन लेकर सोचा ही मत करो, ये सोचा करो मैं भी शुरुआत कहां से की थी, तो सीरीज की स्टार्टिंग में टॉप 10 में आप आए, ये सोचिए। ये मत सोचिए कि आपको सिलेक्शन लेना, वो तो ऑलरेडी उसी स्टेप का पार्ट है। उसी गोल के लिए हम सीढ़ियां बना रहे हैं, कि घंटी रख रहे हैं, कि एक टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं, क्लास में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये सब चेहरे याद कर लीजिए आप, कि सीरीज में अच्छा कर रहे हैं, कुछ तो नहीं दे रहे हैं, और आगे रिजल्ट भी दिखा देंगे हम। तो मैं क्या कह रहा हूं, आप अपने आप को सब्जेक्ट से ला दिए, कि आप अपने आसपास इतनी ज्यादा प्लानिंग करके सब्जेक्ट ला दीजिए कि बस उसे मिल रहिए। जैसे मैं अपनी बात बताऊं कि सुबह मैं उठा, बहुत थकान, क्लास आ गया, तब 12-1-2 बज जाता, पता ही नहीं चलता। अब क्या हुआ, अब आप दिमाग को सोचने मौका ही नहीं मिला कि तुम थके हो, टेंशन ही नहीं, उसको वो सोच ही नहीं पा रहा। बैच छूटा, 2 मिनट अगला बैच है। क्यों? क्योंकि हुआ ये कि मौका ही नहीं मिल पाया। अच्छा, आप हताश, नींद, आलस कब आता है? जब दिमाग को ये मौका मिलता है। साइंटिफिकली भी उसके जजमेंट्स हैं कि वो हार्मोन्स रिलीज करता है कि आपको आलस आएगा, आपको थकान लगी, आप बस थोड़ा मौका मत दो, डिस्टर्ब करके रखो उसको, थोड़ा बेवकूफ बना के रखो, तो कुछ और बता दो, अब ये भी तो है, अब ये भी करना है, बस हो जाएगा। कहने मतलब समय मत दीजिए अपने आप को, तो अपने को सेट प्रोसेस रखिए, कोई डिमोटिवेशन नहीं आएगा, और समय से नींद भी आएगी। अगले में नींद नहीं आती, अरे मतलब हम जैसे वालों किसी ने पूछा कि नींद जरूरी है, मैं तो सुबह बताया कि नहीं जरूरी तो तुम ही हो, तब तक हम अपना सो चुके, क्योंकि शाम को नहीं पकड़ सकता हमको। हम गए, क्योंकि अब सुबह 7 बजे क्लास में खड़ा होता हूँ, या पढ़ने के टाइम में था कि मतलब सुबह 7 बजे बैठे, 1 बजे तक उठे नहीं, 7 घंटे एक बिल्कुल फिक्स एक ही टेबल बैठे हुए, टफ, बहुत टफ। 6 घंटे में उठता ही नहीं था, मतलब टेबल बैठ के चौकी लगा बैठे, 6 घंटे उठे नहीं। तो जब आप क्लास में 2 बज गए, 2 बजे खाना ना खाया, उसके बाद फिर अगली क्लास शाम को 4 बजे से। अब पहले और टफ शेड्यूल हुआ करता था, मतलब मेंस सब है। अब शाम को कहाँ पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है? हमें नहीं पता कि ओमिक्रॉन के कितने केस हैं भारत में, नहीं पता हमको, कि क्या जानना ही नहीं, हमको टाइम ही नहीं है, समझ नहीं बात। मतलब क्या चल रहा है, मतलब अभी आजकल न्यूज खोलो तो केवल एक ही घटना ये चल रहा है, या कुछ एक चीज पकड़ लेते हैं, तो उसको टाइम मत दीजिए। आपको नींद भी आएगी, आपका काम भी बढ़िया चलेगा, सब प्रोसेस होगा, आप मेहनत भी कर पाएंगे और रिजल्ट भी आपको मिलेगा। बस प्रेशर पे आप टाइम मत दीजिए अपने आप को, ठीक है? आलस आएगा अगर आप अपने आप को सोचने टाइम देंगे। और किसी कोई क्वेश्चन? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी का आंसर दीजिएगा। 7 चैप्टर पढ़े हैं, मैं रिवीजन करता हूँ, जैसे मैंने SI पढ़ा, CI पढ़ा, उसमें 500 क्वेश्चन है, मुझे लगता है बहुत अच्छा कंटेंट है वो। मैं रिवीजन करता हूँ, मैं टाइमर लगाता हूँ, 1 घंटे का 50 क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ। इस तरह से मैं एक चैप्टर अभी तक, जैसे मैंने SI 2-3 बार नोट से लगा डाला है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप इससे बाहर कुछ है, या बस यही है सब? क्या ऐसा है कि इससे बाहर आप लोगों ने कुछ अप्रोच लगाई है कि अब हाँ मैंने अलग से कुछ किया, या बस यही है, बस यही कर डाले? कौन डिसाइड करेगा इस बात का? आंसर क्वेश्चन में रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन इतना सा है कि रिवीजन करना है, तो जो कंटेंट अवेलेबल है आपके पास, क्या उससे ऊपर और कुछ देखने की जरूरत है, या उसी को बहुत बेहतर तरीके से करने की जरूरत है? आंसर कौन करेगा? अच्छा करेंगे आंसर। रिवीजन के लिए आप मॉक टेस्ट नहीं देते, सीधी बात। आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा आपको SI के सारे आंसर, सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे ऐसे सारे चैप्टर आपके कंप्लीट होते जाएंगे। मॉक टेस्ट ही है, अगर एक ऐसे आए मॉक टेस्ट वरदान या अभिशाप, तो उसमें एक कॉपी भरी जा सकती है
आपको मॉक टेस्ट देना चालू कर देना चाहिए। आप ऑलरेडी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। कंटेंट की जैसे वैसे तो अपने मुंह अपनी पढ़ाई करनी नहीं चाहिए, लेकिन आप कोई क्वेश्चन अगर इस जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं उससे बाहर लाएंगे, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बस तो रिलेवेंट होना चाहिए। हाँ, मतलब मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आप इस कंटेंट से जितना मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, ठीक, उस कंटेंट से बाहर कोई क्वेश्चन लाएंगे वो रिलेवेंट भी हो, ये थोड़ा सा आपके लिए, इसके लिए आप नहीं करोगे नहीं है, आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तो उस दिन का इंतजार करूंगा जब आप इससे ऊपर उठ पाएंगे, जब आप इस क्वेश्चन में कंटेंट में अवेलेबल ना होने बाद भविष्य के क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे, ऐसा अगर क्वेश्चन आया तो क्या करेंगे, वो टाइम बाद में आएगा, पहले ये बहुत बेहतर तरीके से तैयार होनी, उसके लिए मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए, आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आने लगेगा। ठीक है, हाँ। ये कहा कि मैं थोड़ा टाइमर लगा कर मैं छोटा लेसन करना चाहिए, लेकिन अगर क्वेश्चन सॉल्व करने में कैलकुलेशन की स्पीड इतनी नहीं बन पाती है कि इतने टाइम में। ये तो डिसाइड, ये तो क्वेश्चन आंसर कर चुका हूँ। टाइमर लगाते हैं, आपको लगता है कि आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, आप टाइम बढ़ा लीजिए, और जब आप अचीव करने लगे तो टाइम कम कर लीजिए, तो मैं आंसर पहले कर चुका हूँ। कोई बात नहीं, 2 घंटे में एक सवाल हो रहा है, 2 घंटे लगाओ, एक हो रहा है 2 घंटे में, मतलब मैं एक ऐसे रैंडम एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जितने समय में एक क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, जितने हो उतना टाइम दीजिए अपने आप को, फिर जब अचीव करने लगे तो कम करना शुरू कर दीजिए। ये तो बताएगा, आइए स्वप्निल तक कह रहे क्लास में जब मैं आया, मैं बैठा हूँ बगल में, लोग तब तक आंसर बता देते हैं, इस बात को तो आंसर हो चुका है। वो तो स्लो प्रोसेस है ना, कि आप धीरे धीरे लगाओगे, फिर कैलकुलेशन एक बार में नहीं बनती, कुछ कैलकुलेशन दिमाग में फीड हो जाती है कि यहाँ पर ये लिखा जाएगा। अब जैसे हम लोग जब बार बार मेंसुरेशन के क्वेश्चन लगाते हैं तो कई बार ये अप्रोच आ जाती है कि ऑप्शन को 11 से डिवाइड कर लो, अगर 1 हो गया तो पता चल जाता है कि पाई क्योंकि आना ही है मैक्सिमम क्वेश्चंस में, अगर वो लीनियर फिगर नहीं है तो ये सारी चीजें तो प्रैक्टिस के दौरान आती हैं, जब बार बार वही चीजें रिपीट होती हैं तो आपको पता चलने लगता है कि यहाँ पर करना क्या है, क्या अप्रोच लगेगी, तो वो चीजें जल्दी हो जाती हैं। उसके लिए बहुत मतलब पैनिक होने की जरूरत नहीं, आप बहुत परेशान हो जाए उस चीज के लिए कि नहीं अभी बगल वाले का आंसर आ गया, ये सबसे क्या होगा, जरूर कुछ होगा, आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, ये तो बताया जा चुका। और किसी कोई क्वेश्चन? किसी का सिलेक्शन जल्दी हो जाता है, किसी का सिलेक्शन देर होता है, इस बात का कोई मतलब, बात इस बात का है कि कंसिस्टेंसी जिसकी ब्रेक होगी उसको टाइम लगेगा, यही एक वजह है। आप शायद CHSL का डिस्क्रिप्टिव लिख रहे हैं और मेरी अपेक्षा से बेहतर परफॉर्मेंस आपकी है, बट वही काम आपने नहीं किया कि पीठ थपथपाने के बाद भाव नहीं बढ़े। आपके बड़े भाई हैं शायद जो ऑलरेडी यहाँ से सिलेक्टेड है, और उन्होंने भेजा था एक दिन व्हाट्सएप वगैरह के ऊपर, भेज रहा हूँ आप देख लीजिए, कुछ नहीं देखना होता, आप जब हमें दिखाई देने लगे तो देखा जाएगा, मैं क्या देख लूं। अगर किसी के रेफरेंस से आप आए और आपको बताने की जरूरत पड़ी, आप परफॉर्म नहीं कर पाए, तो क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या देखूं, तो रिश्तेदारी वगैरह में देखा जाता है कि मिलने वाले हैं, इनको अलग से देखना है, ऐसा कोई मतलब ऐसा थोड़ी ना कि कुछ और प्लानिंग है जिसमें आपको अलग से हम कुछ लाभ दे देंगे। मैं पढ़ा रहा हूं उसको, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो करेंगे। तो जब कोई कंसिस्टेंस रहता है, लगातार रहता है, तो उसका सिलेक्शन टाइमली जल्दी होता है। अगर आप किसी भी तरह का कोई गैप करते हैं तो फिर टाइम लग जाता है। टाइम इसलिए नहीं लगता कि टाइम आपको लग जाता है कि आप लगातार मेहनत भी कर रहे हो और आपका टाइम लग रहा है, ऐसे टाइम नहीं लगता। प्रोसेस में टाइम अलग बात है, मैं बात तैयारी की कर रहा हूँ। प्रोसेस मान लो कभी एग्जाम आगे पीछे हुआ, उसमें टाइम लगे, वो क्या टाइम काउंट नहीं होगा। जो बच्चे फाइनली सिलेक्शन हुए 2018 फाइनल, वो तो कब उन्होंने पेपर दिया था, 2017 जो इस बार भी रिजल्ट आया उसका, तो टाइम उसमें लगा ना, प्रोसेस में, पेपर तो उन्होंने कब भी दिया था। तो कहने का मतलब कंसिस्टेंस रहेंगे तो टाइम नहीं लगेगा, अगर उस कंसिस्टेंसी को ब्रेक करेंगे तो टाइम लगेगा। ठीक है, और किसी कोई सवाल? तो आई थिंक सारी चीजें आप समझ गए होंगे। बेसिकली बात ये कि कुछ भी इवेंट जब आपके सामने किसी फॉर्म में प्रस्तुत किया जाए, उसको दिया जाए तो बढ़ चढ़ के भाग लीजिए, और फिर इस बात के लिए कि आपकी तैयारी से सुधरेगी। आप उसमें टॉप पे आएंगे नहीं आएंगे, आपका सिलेबस नहीं पूरा है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, एक्सेट्रा, इसका कोई मतलब ही नहीं है। आपने कुछ भी पढ़ा होगा, फिर भी आप अपने एग्जाम के लिए, अपने टेस्ट के लिए अगर पढ़ रहे होंगे तो आपकी परफॉर्मेंस में सुधार जरूर होगा। इसलिए जब भी कोई टेस्ट सीरीज वगैरह हो, टेस्ट हो क्लास का, उससे बेहतर करिए। यही आज का कंक्लूजन है, और उससे आप हमेशा देखेंगे आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर होंगे। ठीक है, तो अच्छे लगातार मेहनत करते रहिए। ओके, थैंक यू।